भाभी जी को कि वो भी बढ़िया ब्लॉगिंग कलिंदो खा रही है समुद्र किनारे बोली। पर आपने बहुत काम कर लिया, आपने बहुत बड़े बड़े इवेंट कर लिए, आपने बुंदेली समाज 7 का नाम लिया। 2007 का वो साल मुझे लग रहा है कि शायद आपके लिए भी एक बड़ा साल हो सकता है। बुंदेली बरसात के रूप में कर दिया, तो इसमें कितनी मेहनत लगी आपकी? नमस्कार, तीसरी आंख का पहला पॉडकास्ट। काफी रिसर्च के बाद, काफी संशोधन के बाद, टीम के काफी हार्ड वर्क के बाद और बहुत सारे नामों के बाद एक ऐसे नाम को सोचा गया, ऐसे नाम पर ठप्पा लगाया गया जिसके हर काम के आगे और हर काम के पीछे सिर्फ बुंदेली एक मकसद होता है, बुंदेलखंड एक मकसद होता है। तो मैं ज्यादा तो नहीं कहूंगा, बस शुरुआत करूंगा। भैया और हैं राम राम, आप हमें चिन्हत हो। हमारा नाम है सचिन चौधरी। ये टैगलाइन और ये पंचलाइन जो है भैया की है, सचिन जी की है, लेकिन मैंने इसलिए बोला क्योंकि इनका इंट्रोडक्शन यहीं से शुरू होता है। तो सबसे पहले तो सचिन भैया बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे ऑफिस आए और इस पहली पॉडकास्ट का आप हिस्सा बने। बहुत आभार भैया, आप एक बढ़िया जो है एक शुभ काम की शुरुआत हम जैसे एक छोटे से व्यक्ति से कर रहे हैं, आपके लाने बहुत बहुत धन्यवाद। भैया आप छोटे व्यक्ति नहीं हो, आपकी ये सोच है, आपका ये बड़प्पन है, लेकिन वास्तविकता में आपका जो अगर देखा जाए पूरी पृष्ठभूमि आपकी देखी जाए तो बहुत बहुत कुछ है जो लोगों को सीखने को मिलेगा और हम उस पर ही आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें कि भैया स्पेशली जो है तीसरी आंख के इस पॉडकास्ट के लिए भोपाल से सीधे जो है हमारे स्टूडियो आए हैं और यह पॉडकास्ट जो आप देख रहे हैं पूरा देखिएगा, अंत तक आपको बहुत मजा आएगा क्योंकि इनकी जो कहानी है वास्तविकता में अनोखी है और इस कहानी के हर एक बिंदु में, हर एक बात में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो भैया शुरुआत करते हैं आपके जीवन शैली से कि आपकी जो आपका परिवार है, आपका जो पढ़ाई लिखाई है, क्योंकि व्यक्ति आपको जानता है, व्यक्ति आपकी सफलता को जानता है, व्यक्ति आपका जो शुरुआती जीवन है उसको नहीं जानता। तो थोड़ा सा अगर एक इंट्रोडक्शन वहां से हो जाए कि आप कहाँ हैं, कैसे हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, भैया थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। भैया यही है कि अपन मूल रूप से जो महाराजा मर्दन सिंह की नगरी है तालबेहट उतने पैदा हुए और इसके बाद घर में परिवार में सामान्य व्यापारी परिवार, एक छोटी सी दुकान पापा की कपड़ा की, और इसके बाद बड़े भाई 16 साल की उम्र में लगभग घर छोड़ दो और घर छोड़ ही तो दो मतलब आवो जावो है, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें अपने स्तर पे। फिर झांसी में विपिन बिहारी डिग्री कॉलेज में अपन ने पढ़ाई करी BSc। फिर जब अच्छा भैया स्कूलिंग कहाँ से हुई? स्कूलिंग पूरी तालबेहट के मर्दन सिंह इंटर कॉलेज में। सबसे पहले शुरुआत सरस्वती शिशु मंदिर से हुई और इसके बाद फिर मर्दन सिंह इंटर कॉलेज में हम 6वीं से 12वीं तक पढ़े। मतलब लगभग सरकारी या सरकारी समकक्ष जैसे स्कूलों में अपनी रही, बहुत हाई फाई अंग्रेजी स्कूलों में नहीं पढ़े अपन। और इसके बाद विपिन बिहारी डिग्री कॉलेज में पढ़े, BSc करी बायोलॉजी से, और फिर झांसी से PG डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जो पत्रकारिता को जो अपने यहाँ जब शुरू हुए यूनिवर्सिटी में कोर्स, तो शुरुआती पहले दूसरे साल के अपन स्टूडेंट हैं। और उस समय 1-2 साल के लिए भास्कर, दैनिक भास्कर वालों ने इस संस्थान को गोद लो तो पत्रकारिता। अच्छा, तो हमारे बात के सबके पास बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की डिग्री है, हमारे पास भास्कर इंस्टीट्यूट ऑफ की डिग्री है, जर्नलिस्ट डिपार्टमेंट। तो बस इसके बाद फिर PG डिप्लोमा करे, वही दौरान BTV जो चलती थी उस समय लोकल केबल, तो उसमें साथ साथ करे। फिर हम चले गए इंदौर भास्कर टीवी में, 3 महीने होते काम करे। अच्छा, और फिर वही बीच में ETV में सिलेक्शन हुआ, तो ETV में फिर हमें भेजे होगा महोबा। तो महोबा में कहानी ये थी कि महोबा हमारे जाने के पहले वहाँ पिछले 2-3 साल में 2-3 खबरें चली थी ETV में कोई एक जिले से। हमने 3 महीने में चलाई 185 खबर। बहुत बढ़िया। तो उसके बाद फिर हमें उन्होंने कहा भैया महोबा सतर्क तुम आगे बढ़ो, तो 3 महीना में उन्होंने झांसी पहुंचा। तो झांसी तक के आने की ये कहानी है। भैया आपने शुरुआत से लेके अपनी प्रोफेशनल लाइफ तक जो आपका पत्रकारिता तक आपने सब कुछ बता दिया, लेकिन क्या पत्रकारिता आपका शुरू से ही एक मोटिव था, टारगेट था कि हमें पत्रकार ही बनना है? क्योंकि जो हमने रिसर्च की उसके अकॉर्डिंग हमें ऐसा पता लगा कि आपका सपना था डॉक्टर बनना, लेकिन क्या क्राइसिस रहे या क्या परेशानियां रही जो आप अपना सपना पूरा नहीं कर पाए? सपना तो डॉक्टर बन गया, तो बचपन से मतलब छोटी सी मतलब 5-6 साल की उम्र से बचपन में कहते थे कि हम डॉक्टर बनना, लेकिन अब आर्थिक परिस्थितियां सब परिवार की होती हैं, तो उस चक्कर में अपन इतने पैसा भी व्यवस्था नहीं हो पाई कि अपन कोचिंग भी साल भर की कर पाए। तो फिर वो बात 12वीं के बाद थोड़े बहुत मन परेशान भाव, लेकिन फिर बात ही खत्म हो गया। तब भी कोई ऐसा विषय नहीं था कि अपन कुछ क्या करने वाले, फिर कुछ नहीं था अपने सामने, ब्लैंक थे अपन।
बस ये था कि भैया ट्यूशन व्यूशन पढ़ा रहे। हाँ। और थोड़े बहुत अपन, अब उस समय क्या है कि हमारे तालवेट में जैसे मैगजीन नहीं आती थी। हाँ। तो अपन ने एक नया काम शुरू किया कि उस समय इंडिया टुडे, आउटलुक हाँ। ये चलती थी। हाँ। तो झांसी में एक अपने बस स्टैंड पे एक दुकान वाले जो ठेले पे लगाते हैं, उनसे अपन ने टाई अप कर लिया। तो वो अपन को थोक में मैगजीन 10 रुपया की मैगजीन 8 रुपया में दे देते। तो अपन 8 रुपये में ले जाकर तालवेट में कई लोग अपन ने बांध ले, उनको 10 रुपया में बेचते। 2 रुपया का मुनाफा। 2 रुपया का मुनाफा। अब इमे जो है कि महीना के 500-600 रुपया अपन कमा लेते हैं। संगे संगे मैगजीन अपन पढ़ लेते। तो वो इंटरेस्ट होगा। फिर एक बार बीएससी सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में एक हुआ वाद विवाद प्रतियोगिता। तो उसमें हम कॉलेज की तरफ से हम पहुंचे, स्टेट लेवल की थी। तो स्टेट लेवल की थी वो आतंकवाद के विषय पे वाद विवाद प्रतियोगिता थी, फिरोजाबाद। तो उसमें जब हम बोले तो मतलब जब एक हमारे 2 लोग थे, एक हमारे साथी भी गए थे, एक पक्ष में एक विपक्ष। तो वो एकदम अटक अटक के बोले, मतलब वो परफॉर्म नहीं कर पाए किसी पे जो भी वजह। लेकिन जब हम बोले तो लगभग 7-8 मिनट तक तालियां बजी उधर। अरे गजब। हाँ। तो उसके बाद फिर बीबीसी की मैगजीन में भी हमारी फोटो छपी हो। तो वहां से हल्का सा कुछ लगा के अपन मतलब इससे मिलती जुलती किसी फील्ड में कुछ कर सकते हैं। उसी समय क्या है कि टीवी का दौर था, मतलब नया नया, बिल्कुल एकदम दीपक चौरसिया उस समय के सलमान खान हो गए, मतलब सुपरस्टार। तो टीवी का दौर था। तो एकदम से उस तरफ अखबार में हमने देखा, तो हमने पता नहीं एक बार किसी से कहा, हमने क्या ऐसा बनना है। तो बस एकदम से उस तरफ बढ़े। अब यही थी कि और कोई पढ़ाई का विकल्प भी नहीं था। तो यूनिवर्सिटी में पता किया कि भैया 12,000 रुपया लग रहे कोर्स के, और डिग्री 2 साल की, 2 साल के भी पैसा नहीं है। तो फिर 1 ही साल में चलो। तो उसी समय हमारी जो दीदी है उनकी टीचर की जॉब लग गई थी। उनने फिर हमें 12,000 रुपया दिए। उस फीस से फिर हमने पत्रकारिता में एडमिशन लिया। और पैरेलल यहाँ बीटीबी में उस समय अच्छा, लगातार बीटीबी में आप उस समय काम कर रहे थे? ये इसके एडमिशन के बाद बीटीबी गए। तो उस समय आप शायद जानते होंगे राजीव बबेले, अब जो यूनिवर्सिटी में पहले छात्र नेता रहे, बिल्कुल, वो वहाँ रिपोर्टिंग कर रहे थे। राजीव राय उस समय जो व्यापारी नेता है, उस समय उसमें इन्वॉल्व थे। सुरेंद्र राय जी की चलती थी। समीम खान साहब जो है वो उस समय संपादक। तो ऐसे उनके साथ तो 2,000 रुपये महीना वो हमें देते थे। अच्छा। तो उसमें ये था कि अपन अपना खर्चा पानी कर आके, और ये था कि सीख रहे हैं। तो हम यूनिवर्सिटी में हमने क्लासेस बहुत कम अटेंड करी, बहुत कम, लेकिन इतना हो गया था कि अपन सीख गए थे बहुत हद तक, क्योंकि फील्ड में बाकी सब तो बिल्कुल पत्रकारिता में कोई पढ़ाई जैसा तो कुछ है नहीं, प्रैक्टिकल बेस्ड है। बिल्कुल। तो अपन लगातार प्रैक्टिकल में थे। तो वहां से लग रहा था कि अपन कुछ कर लेंगे। अब फिर अपनी पढ़ाई खत्म हो गई। तो उस बीच क्या हुआ, एक घटनाक्रम के एक कोई कार्यक्रम हुआ, तो उसमें रमेश चंद्र अग्रवाल जी आए, अपने भास्कर के मालिक, स्वर्गीय रमेश चंद्र अग्रवाल, बिल्कुल मेन मालिक। वो मूल रूप से झांसी के थे। उनका परिवार, उनके पिताजी द्वारका अग्रवाल जी, अपन को इतना कनेक्शन बहुत सी से उनको झांसी से प्रेम भी था। उसीलिए उन्होंने अपना लिया, यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट को गोद लिया था, 1-2 साल के। तो वो आए, ऐसी बातों में एकदम हमारे कंधे पे हाथ रखे और 2-4 लोगों से बात करे, बोले बच्चों तुम लोगों को कभी आवश्यकता हो तो तुम लोग हमारे पास आना। अब भी तो बात किया गए, बड़े आदमी वहां बढ़ गए, अपन ने दिमाग में बैठा लिया, अपन को लगा कि आज ये आदमी तो शायद मदद करे। तो जैसी पढ़ाई कंप्लीट हुई तो हमने रमेश अग्रवाल जी तक पहुंचने की कोशिश करी। तो हम पहले हमने झांसी भास्कर ऑफिस में फोन लगा, उस समय ना फोन ना मोबाइल कुछ नहीं था। सही बात। तो हमने उनको झांसी भास्कर ऑफिस में फोन लगाया कि रमेश जी का नंबर, बोले किसी के पास? उन्होंने कहा कि भोपाल का नंबर है। तो भोपाल का नंबर है, सो फिर भोपाल उनके ऑफिस का नंबर मिला। अब भैया भास्कर का मालिक तो बहुत बड़ा आदमी, बिल्कुल, मतलब वो भी उस समय आज भी भास्कर तो आज भी आप सीधे चाहोगे हम भास्कर के मालिक से बात करना आज के मोबाइल के दौर में तो भी संभव नहीं है। कहीं से उनके पीए के नंबर तक पहुंच पाओ सीधे सब बात एक बार में, अगर वो नहीं जानते आपको तो आप बात नहीं कर पाए, आज भी नहीं कर पाए। बिल्कुल। तो हमने फिर उनके ऑफिस 2-3 बार फोन लगाया। उसमें क्या, उस समय STD चलती थी, सो उसमें भी जो है वो हर मिनट के 4-5 रुपया मिलते पर, तो रोज 20 रुपया खर्च कर टेंशन अलग के यार फिर 20 खर्च हो रहे। तो ऐसे 3-4 दिन प्रयास किए, फिर हमें उनने नंबर दिया उनके बंगले का। अच्छा। भास्कर ऑफिस में आप लगातार फोन करते रहे? हर दिन सवेरे तालवेट में तालाब पे नहावे जाते, लौट के आए, रास्ता में STD आती पाठक जी की, वो तहीं से फोन कराते। तो 4-5 दिन अपन ने बेफोन करे, तो उसने परेशान होकर नंबर दे दिया। अब जो भी कोई भला आदमी जो भी लगाओ तो उसने नंबर दे दिया घर का। अब अपन ने उनके बंगले पे फोन लगाना, बोले रमेश जी है, नहीं है। करीब
7-8 दिन बाद एक दिन उसने बात करा दी। 7-8 दिन तक आप घर पर भी, उनके बंगले पर भी लगातार फोन रोज करते फोन रहे? किया हमने डेली? तो उनने बात करा दी, तो बोले हाँ। हमने कहा सर मैं सचिन चौधरी बोल रहा हूँ और झांसी में आप आए थे और आपने कहा था, तो मेरा कोर्स पूरा हो गया, तो मैं चाहता हूँ कि आपसे मार्गदर्शन लूं। तो बोले बेटा ठीक है, तुम परसों भोपाल आ जाओ। अच्छा, बुला लिया उन्होंने सीधा? और वहां गए तो 2-3 घंटे, वो बोले अभी गेट पे गए अपन, चूंकि पठानकोट चलती थी उस समय, अपन 11 बजे भोपाल पहुंच गए। तो वो पूजा वूजा कर रहे हो जो भी हो, तो 1-8 घंटे गार्ड ने कहा कि 1 घंटे बाद साहब आएंगे तब बताएंगे। तो अपन बाहर गार्डन में इंतजार कर, फिर 1 घंटे बाद उनने बुलाया और बहुत प्रेम से सम्मान से बढ़िया चाय पिलाई, नाश्ता कराया। भास्कर का मालिक उस समय, ये उनकी सहृदयता थी, उन्होंने दिया। फिर बोले बेटा तुम काम कहाँ करना चाहते हो, टीवी में कि अखबार में? ये हमारे जीवन की उस समय की, अब बाकी तो किस्मत है, मुझे लगता है कि गलती थी। मैंने उस समय जवाब दिया कि मैं टीवी में काम करना चाहता हूँ। अच्छा, गलती क्यों? गलती इसलिए थी कि टीवी उस समय भास्कर का जो लोकल केबल था वो भोपाल में नहीं था, वो था इंदौर में। अगर हम उस समय अखबार ज्वाइन करते तो रमेश चंद्र अग्रवाल के करीबी व्यक्ति हो गए, अगर उस समय हम भास्कर होते तो आज हम कहाँ होते, इसकी कल्पना आप कर सकते। मतलब करीबी, मतलब कि ऐसे करीबी नहीं, अपन उनको काम दिखाते या देखते, लगातार संपर्क में रहते। तो अब भास्कर के मालिक के संपर्क से अगर आप किसी संस्थान में काम करते तो शायद नियति कहीं और ले जाती। लेकिन उनने फिर हमसे कहा कि बेटा टीवी तो अभी हमारा इंदौर में है, तो इंदौर चले जाओगे? तो हमने कहा चले जाएंगे। अब इंदौर में हम बोले तो ठीक है, तुम शाम को ऑफिस आओ, हमारे पीए से मिल लेना। तो हम उनके पीए थे जहां साहब से, उनसे मिले। तो उनने एक लिफाफा दिया पैक, बोले ये ले जाओ और आप इंदौर में वहां संपादक जी जो मिलेंगे तो उनको हाथ में दे देना। अपन एकदम खुश के यार मजा हो गया, नौकरी लग गई, एकदम खुश। अपन बढ़िया फिर रमेश जी के पास गए, हमने कहा सर धन्यवाद और हम पूरा प्रयास करेंगे आपके। बढ़िया साहब खुशी खुशी अपन नौकरी, अपने पास थे उस समय 5,500 रुपये। अच्छा, कुल चूंकि 16 साल की उम्र के बाद फिर मैंने अपने घर से कोई पैसा नहीं लिया, जीवन में लिए ही नहीं। फिर हमने कहा कभी हम अपने हिसाब से देखेंगे जो होगा। हमने यहाँ यही अपने काम के लिए एक वो खरीदी थी, मुंह पे लाल रंग की, को क्या कहते हैं, हीरो पुरानी खरीदी थी 7,000 में। यहाँ से फ्री हो गया तो 5,500 बेची, बस वही पैसा अपने पास। अब अपन पहुंच गए इंदौर। अच्छा, वो 5,500 रुपए आपने वो हीरो को बेचकर आपने बेच के अपनी जेब में रखा, आए थे, रखे थे। तो अपन पहुंच गए इंदौर। इंदौर में पहुंचे तो वहां संपादक जी थे प्रतीक श्रीवास्तव जी। तो प्रतीक श्रीवास्तव जी, तो उनके पास खबर आई होगी कि कोई लड़का आ रहा है। उनने लिफाफा खोला तो बोले बेटा इसमें लिखा है कि इनको 3 महीने ट्रेनिंग देना। अच्छा, फिर इनको जॉब देना। तब 3 महीने ट्रेनिंग मतलब कुछ नहीं, केवल काम करना है, मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा। 3 महीने बाद जॉब उसमें लिखी है कि 3 महीने इनको ट्रेनिंग देना, फिर इनको जॉब देना। अब अपन सन्न कि यार अब 3 महीने कैसे हो जा रहे? सही बात। 5,500 रुपया अपने पास। अब विकल्प ये कि या तो यहाँ से भाग चले, भाग गए तो घर है, फिर पिताजी की दुकान पे बैठने के लिए कोई विकल्प ही नहीं है, कोई जमीन जायदाद तो है नहीं। सही बात। तो हमने कहा चलो देखते हैं, संघर्ष करते हैं। 3 महीने एक डॉर्मेट्री होती थी उस समय, उसी केबल का भी ऑफिस था, तो केबल के बहुत सारे लड़के रहते थे। तो उनके संग अपन ने करीब 700 रुपया लगा अपना, 700 रुपया। तो 700 रुपये मतलब पलंग ऐसे हॉल में अपने लेट, महीने का मतलब एक बड़ा हॉल लिए थे 5-6 हजार में, तो 8-10 लड़के उसमें। तो बढ़िया सब डॉर्मेट्री में अपने लेटे, वही बैग में धरे सो हर दिन शर्ट, 1-2 शर्ट ही चोरी हो गई। अच्छा। और भास्कर की कैंटीन में उस समय 350 रुपया में एक समय का टिफिन आता था, एक समय का कैंटीन में। तो एक समय अपन वो 350 का टिफिन, और एक भास्कर के ऑफिस के सामने पेटीज का ठेला लगता है। पेटीज, ये बात हमने रिसर्च में हमारे सामने आई है कि आपने पेटीज खा कर जो है तो दिन बिताए अपने स्ट्रगल जिंदगी में। 3 महीने एक समय वो टिफिन, एक समय पेटीज, और ऐसे अपन ने लगभग 80-85 दिन अपन ने गुजारे। और फिर इसी बीच में ईटीवी का वो निकला,
ईटीवी का। अरे 3 महीने आपने पूरी ट्रेनिंग कर ली। बहुत शिद्दत, तो बहुत प्रेम, मतलब ये तय हो गया था कि 3 महीने बाद हमारे करना ही करना है। हाँ। मतलब वो सब संपादक जी लोग बड़े प्रसन्न हुए, और वो प्रतीक श्रीवास्तव जी इतने गजब इंसान मिले हमारे जीवन में कि उनकी जो हिंदी थी वो भारत के बहुत गिने चुने पत्रकारों में की होगी उस लेवल। अच्छा। एक एक शब्द, एक एक बिंदी, एक एक नुक्ता का उनको ज्ञान, उन्होंने बहुत बारीकी से किया, और हमारा बहुत प्रेम उनसे बड़े भाई जैसा उनसे हुआ। उन्होंने बहुत सिखाने में बहुत मदद करी हमारी। तो आज जो हमारी लेखनी है, लेखनी में उनका बड़ा योगदान प्रतीक श्रीवास्तव। अच्छा। तो उसके बाद फिर ईटीवी का वो निकला अपना वैकेंसी निकली। उस समय ईटीवी की परीक्षा ऐसे होती थी जैसे आईएएस की परीक्षा होती है। अच्छा। हाँ, मतलब उसमें 6 घंटे रिटर्न। अरे 6 घंटे। हाँ। पूरी लगभग लखनऊ में टेस्ट हुआ हमारे, जब अपन तो जब वहां से गए तो अपने हमारी यूनिवर्सिटी के अपने कम से 25-30 बच्चे उसने लिया, और पूरे उसमें लोग हुए थे 17-18 लोग सिलेक्ट हुए लगभग 800 लोगों में। 17-18 मात्र 800 लोगों में? 800 लोगों में। और बड़ा मतलब ये पूरे भारत के लिए था उनका वो टेस्ट? यूपी ओवरऑल यूपी। हाँ। और पूरे यूपी से बच्चे हो, मतलब सवेरे 9 बजे जैसे प्रॉपर कोई प्रतियोगी परीक्षा लिए, भीड़ 700-800 लोग, एक पूरा उन्होंने कॉलेज लिया बिल्कुल पूरी रिटर्न, 6 घंटे का रिटर्न एग्जाम। उसमें 18 लोग सिलेक्ट हुए, उसमें एक अपन थे। और फिर उन 18 लोगों को बुलाया गया हैदराबाद इंटरव्यू के लिए। तो वहाँ 6 घंटे का रिटर्न देने के बाद फिर 18 सिलेक्ट हुए। फिर उनके इंटरव्यू, तो वहाँ हनुमंत राव जी थे एक उस समय संपादक, वो भी बहुत बढ़िया। हमारी चूंकि जो हमारे बॉसेस हैं उनसे हमारा बड़ा प्रेम रहा, उनको काम के आधार पे अपन ने हमेशा। अब वहां फिर हमसे एक चूक हुई, चूंकि अपने पास क्या है कि अपन को पत्रकारिता का कोई अनुभव नहीं था, वो गाइडेंस भी नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था, कोई भी नहीं था। तो मतलब जो करते गए होता गया, अपन को कोई बताने वाला नहीं। बिल्कुल। फिर एक गलती हुई, उन्होंने हमसे कहा कि यार तुम डेस्क पे काम करना चाहोगे या फील्ड में करना चाहोगे? अब फिर 2 ऑप्शन थे। अब अपन तो देख तो क्या रहे कि यार फील्ड, लेकिन काम की क्या थी? डेस्क। क्योंकि फील्ड में बना रहे थे स्ट्रिंगर, और डेस्क पे बनाते थे एम्प्लॉय, परमानेंट एम्प्लॉय। वहां वो था 5000 से शुरू करते थे, 5000, 8000 और 12000 ऐसा कुछ था। तो 3 साल में ऐसी सैलरी बढ़ाते थे। खाना पीना रहना ईटीवी की तरफ से होता था, रामोजी फिल्म सिटी। और उस समय की ईटीवी की डेस्क पूरे भारत की सर्वश्रेष्ठ डेस्क मानी जाती थी। आज भारत में जितने भी आपको नेशनल चैनलों में डेस्क पे सीनियर हैं, सब वहां के प्रोडक्ट, वहीं से निकले हुए सारा प्रोडक्ट हो। तो उसके बाद सीधा रास्ता दिल्ली का खुलता था। लेकिन अपन को पत्रकारिता मतलब रिपोर्टिंग, डेस्क तो अपन समझते थे बाबूगिरी है। बिल्कुल। तो अपन ने लोड ही नहीं लिया, हमने कहा फील्ड। अब वो बोले कैमरा खरीद लोगे? हाँ। अपन उस समय स्ट्रिंगर और रिपोर्टर का भेद भी नहीं जानते थे। अच्छा। अपन नहीं जानते, अपन मतलब पत्रकार जानते थे कि चैनल का पत्रकार। हाँ। अब उन्होंने कहा कि यार कैमरा खरीद लोगे? हमने जोश जोश में कह दिया खरीद लेंगे। उन्होंने कहा मोटरसाइकिल है, जबकि थी नहीं अपने पास। हाँ। हमने कहा है। अब बोले ठीक है, तो आपका 9-9,500 रुपये आपको 30 खबरों पे मिलेगा। उस समय 9-9,500 ठीक था, 2004 में, आज से 20 साल पहले, मतलब आज के हो गए 25-30 बिल्कुल। तो हमने कहा अच्छा है। अब भैया 9-9,500 का हो गया। अब अपन टेंशन में गया, 60,000 की जुगाड़ फिर चाहने, फिर कैमरा पता किया, सही बात, मोटरसाइकिल पता करी। तो फिर ललितपुर में हमारे एक रिश्तेदार थे, तो उनसे संपर्क किया, तो 10,000 रुपया उनको जोड़ जाड़ के दिया अपन ने एडवांस, बाकी उनने फाइनेंस करा दिए ललितपुर में। बिल्कुल। इसके भैया हर महीने 2-2, 3-3 हजार, बाकी कैमरे के लिए 25-30 हजार एक दूसरे रिश्तेदार से फिर अपन ने उधार लिए। अच्छा। तो ऐसे वो 50-60 हजार की जुगाड़। लेकिन अपन चूंकि उधारी अपन को सूट नहीं करती, तो अपन ने फिर पूरे महोबा में भी 1 साल की नौकरी में अधिकतम पैसा बचा के 1 साल में वो पूरा कर्जा पूरा निपटा दिया, चुका दिया। महोबा फिर झांसी आ गए। तो फिर बस झांसी आ गए, झांसी से फिर अपना 2-3 साल और किए। 2007 में शादी हुई, फिर 2007 में अपना स्टार न्यूज में हम आए, फिर 2009 में भोपाल चले गए। आपने 2007 का जिक्र किया सचिन जी, आपने 2007 का नाम लिया। 2007 का वो साल मुझे लग रहा है कि शायद आपके लिए भी एक बड़ा साल हो सकता है, कि उस समय एक वारदात हुई थी, उसका खुलासा आपके द्वारा किया गया था। वारदात के बारे में शायद बहुत सारे लोग जानते होंगे, क्या थी वो वारदात और किस तरीके से आपने उस समय की बात करें, क्योंकि वो एक अलग ही समय था, ना कोई सोशल मीडिया था, ना कोई नेटवर्क था, ना इतनी जो अभी के समय में जो सारी मिलती हैं ये सारी सुविधाएं, वो सुविधाएं भी नहीं थी। तो क्या था वो वारदात और क्या किया था आपने उस समय? वो वारदात ये थी, वो तो मतलब हमें लगता है हमारे जीवन का एक बड़ा, सबसे बड़ा पुण्य का काम
उस वारदात के खुलासे से जुड़ा, और ईश्वर जब छोटी छोटी पुण्याई अपन जीवन में करते हैं तो उसका कभी ना कभी फल देता है। हम लोग जब हमने मतलब ATV छोड़ के स्टार न्यूज जब ज्वाइन किया तो उसी समय हमारे पास एक सूचना आई कि यार एक गैंगरेप हुआ है कोई चलती कार में, और उसका वीडियो आया है। वीडियो मतलब आप समझ लो उस समय नोकिया का 3310 वाला मोबाइल पहला वीडियो मोबाइल लॉन्च हुआ था, उसके 4-6 महीने के बाद। तो बोले यार, बोले कोई वीडियो है और एक बार देख लो। तो हम नगरा तरफ हमें पता चला, तो एक राकेश करके एक लड़का था, तो उसके साथ हम लोग गए। तो वो वीडियो उसने दिखाया, बहुत भयावह, मतलब जिसको आप रोंगटे खड़े कर जाए। 16 साल की लड़की होगी और एक लड़का उससे रेप कर रहा है। बहुत मतलब भयावह आवाज है उसके अंदर, एक मतलब मारुति कार जैसी दिख रही, चेहरा केवल आधा उस लड़के का दिख रहा था, लड़की का पूरा दिख रहा। अब हमने कहा क्या किया जाए, तो हमने सीधा ABP न्यूज, अब जो हो गया पहले स्टार न्यूज था, तो स्टार न्यूज के सीधे हमने असाइनमेंट पर फोन किया। हमने कहा एक ऐसा वीडियो है आपके काम का हो। तो तुरंत थोड़ी देर बाद वहां से संपादक हुआ करते थे विनोद कापड़ी जी उस समय, तो उनका फोन आया, बोले तू एक काम कर कि ये लेके सीधा दिल्ली आ जा। शताब्दी से, क्योंकि उस समय कोई सुविधा नहीं थी, कुछ नहीं था, भेजने की, व्हाट्सएप कुछ होता नहीं था, मतलब कैसेट वैसेट रखते थे इधर उधर, तो और सेंसिटिव मामला था। उसने कहा तुम दिल्ली आ जाओ। तो हम उसको हम राकेश को लेके और दोनों लोग हम दिल्ली पहुंचे। तो दिल्ली में उन्होंने जैसे ही देखा तो मतलब पहला जो उनका विनोद कापड़ी जी का जो फर्स्ट रिएक्शन था कि इसको साले को गोली मार देनी चाहिए उस आदमी, मतलब इतना भयावह था। तो फिर उसके बाद उन्होंने उसको बड़ा किया, रजनीश जी उस समय वहाँ संपादक और विनोद कापड़ी जी पूरी टीम थी। तो उन्होंने हमसे कहा यार बोले बहुत मतलब बहुत बड़ा मामला है, तुम्हें क्या चाहिए। तो अपने पास चॉइस होती कि यार अपन कुछ पैसे वैसे बोलते कि भैया या कुछ भैया ये दे दो। तो हमने कहा सर हमने वो नहीं मांगा, हमने कहा सर मुझे टीवी पे आना है। क्योंकि उस समय हमें नहीं लगता कि बुंदेलखंड में कोई व्यक्ति टीवी पे नेशनल चैनल में आया होगा, न्यूज में कोई भी रिपोर्टर। बिल्कुल उस समय ना किसी के नाम से भी खबरें बड़ा रेयर होती थी नेशनल चैनल में। तो हमने कहा टीवी पे आना है, तो बोले ठीक है तुम तैयार हो जाओ। तो 7 बजे से 8 बजे से 10 बजे तक रात में अजय कुमार जी उस समय वहां के मेन एंकर हुआ करते थे, बाद में जो न्यूज नेशन के हेड भी बने। तो एक पूरा वो चलाया कि तुम नहीं बचोगे बलात्कारी, और ये अपने आप में मतलब कौशल था उस समय की उनकी टीम का। स्टार न्यूज हेडलाइन बना के हेडलाइन था, और पूरी न्यूज में ना वीडियो दिखाया ना आवाजें सुनाई, कुछ नहीं, सिर्फ उसका महेंद्र प्रजापति का आधा जितना चेहरा दिख रहा है वो उसकी हेडिंग तुम नहीं बचोगे बलात्कारी। सिर्फ इस आधार पर 2 घंटे का शो हुआ। हम उस शो में लाइव बैठे पहली बार पूरे देश भर के, मतलब उस समय। अच्छा, उसी समय आप टीवी पर पहली बार बैठे? पहली बार नेशनल चैनल पर पहली बार स्टूडियो से पहली बार लाइव हुए, और अपने मतलब हमारे लिए तो बहुत बड़ा अवसर था। और उनने फिर यूपी के DGP उस समय विक्रम सिंह थे, उनको लाइन पे लिया, प्रदीप जैन को लाइन मतलब ऐसी फोन लाइन पे जोड़ते गए, लाइव पे लिया। और 10 बजे के बाद मतलब अब उस समय तो फोन भी नहीं थे, अपन फोन भी मोबाइल उस समय अपने पास कीपैड वाला। तो लोगों ने कहा बोले यहाँ तो हड़कंप मचा है झांसी। हम 8-10 बजे के बाद हम फ्री हुए स्टूडियो, पता चला पूरी रात छापेमारी हुई, गिरफ्तारियां हुई, और जो मुख्य आरोपी है उसको बहुत लंबी सजा बाद में कोर्ट ने सुनाई। और वो मतलब अपने आप में ये था कि हम अगर उस समय हम बहुत 2007 में थे, नई नई शादी हुई थी, आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी, उस समय 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपए कहीं ले भी लेते बिल्कुल, तो शायद जीवन भर हम गुनहगार बन जाते अपनी नजरों में। लेकिन वो मतलब उस समय हमारे दिमाग ने, हमारे मतलब सेंस ने ये नहीं कहा, हमने कहा कि इसको न्याय मिलना चाहिए। बिल्कुल। और वो अपने आप में मतलब कभी भी कोई व्यक्ति देखे तो वो पूरी घटना थी। और उस घटना ने मतलब उसके बाद एक बहुत बड़ा जो हुआ कि जब हम वहां से लौटे ताज एक्सप्रेस। मुझे अच्छे से पता है, हमारी रिसर्च ने भी, टीम ने भी ये रिसर्च में निकाला है कि जब आप उस समय आए थे उस समय लगभग 500-700 आदमी स्टेशन पे बकायदा आपके ढोल नगाड़ों के साथ आपके स्वागत के लिए खड़ा था। ये मतलब भारत के इतिहास में हमें नहीं लगता किसी पत्रकार के लिए ऐसा सम्मान मिला होगा। वो भी तब जब किसी को, अब आजकल तो हम फेसबुक पे भी अपडेट कर देते तो 10-20 लोग मिलने आ जाते हैं, वो एक अलग बात है। उस समय ना फेसबुक ना व्हाट्सएप ना कोई, मतलब केवल 2-4 लोगों को पता था कि हम ताज एक्सप्रेस से आ रहे हैं। और 1:30 बजे मतलब 200-500 लोग पूरे ढोल नगाड़े के साथ स्वागत करने आए, फूल माला लेके आए। जे मतलब जीवन के लिए लगा के यार अब कुछ तो किया है। ये बस घटना थी, ये वो घटना थी जिस, और इस घटना के बाद एक रूमर ये भी फैला, मतलब जैसे अभी हम लोग रिसर्च कर रहे थे उसमें पता लगा कि इस घटना के बाद आपको काफी सारी धमकियां मिली, आपको आपके परिवार को धमकियां मिली, और फिर आपने जो है झांसी हमेशा के लिए मतलब एज अ निवास जहां आप रेसिडेंस कर सकें उसके उस हिसाब से आपने झांसी छोड़ दिया। क्या है बात सच है?
धमकी छोड़ना, धमकी और छोड़ना दो अलग अलग। अच्छा। धमकी के डर से अपन ने नहीं छोड़ा। छोड़ने का तो ये था कि मतलब शुरू से ही था कि अपन बड़ी जगह के लिए बने थे, अपन छोटी जगह के लिए नहीं बने थे। यहाँ किया, बहुत अच्छा किया, लेकिन हमेशा था कि अपन को दिल्ली जाना है या लखनऊ जाना है या भोपाल जाना, मतलब मौके की तलाश में थे। जब मौका मिला तब गए। धमकी वाला एक पार्ट है कि चूंकि उसमें जो घटनाक्रम था उसमें शहर के कई बड़े लोगों के बच्चे, 2 बड़े लोगों के बच्चे थे, तो इनडायरेक्ट तरीके से बहुत हुआ कि तुमने ठीक नहीं किया और तुम्हें भी इसका, ये सब चीजें रही। लेकिन चूंकि उस समय बहुत गर्म खून था, बिल्कुल 22-23 साल की उम्र, तो अपन ने कहा तैसी तैसी निपट लेंगे जो हुआ, तो वो वाली फील थी। आज होता तो अपन को लगता है यार कि परिवार है, अब थोड़ा विचार करना, किसने धमकी दी, किसने इनडायरेक्ट तौर पे बहुत सारी बातें आई, धमकी जैसी बातें आई, लेकिन अपन ने उस पर रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि उस समय बिल्कुल गर्म खून था कि अपन कोई दिक्कत सब निपट लेंगे, जो होगा देखा जाएगा। तो क्रांतिकारी टाइप खून था। तो अब जब जो उम्र बढ़ती है तो थोड़ी जिम्मेदारी परिवार आती, तो आदमी थोड़ा ऊपर नीचे सोच के चलता। उस समय अपन ने कुछ नहीं सोचा, लेकिन ये दोनों बातें अलग अलग हैं, दोनों सत्य हैं लेकिन बातें अलग अलग। और छोड़ने का तो ये था कि चूंकि हमें जाना ही जाना था, और इसके बाद अपने यहाँ अपने लिए अवसर बहुत ज्यादा थे नहीं, अधिकतम जो थे वो अपन के पास हो ही चुके थे। बिल्कुल। ईटीवी अपन कर चुके थे, स्टार न्यूज में कर ही रहे थे। तो उसी बीच में फिर एक अवसर मिला, नमिता पाठक जी जो उस स्कूल में आज तक की एंकर थी, उनसे संपर्क हुआ, फिर धीरे धीरे करके कुछ ऐसी चीजें बनी। अच्छा, मतलब जो रूमर था कि इस धमकियों की वजह से आपने झांसी छोड़ा, ये बात सच नहीं है, क्योंकि ये दोनों समय का भी अंतर है। बिल्कुल। घटना है जुलाई अगस्त 2007 की, हमने छोड़ा 1 जनवरी 2009 को, ये 1.5 साल बाद, 1.5 साल बाद आपने झांसी, तो उस घटना से आपका झांसी छोड़ने का कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, आपने अभी तक कितने न्यूज चैनल में काम किया होगा? हमने ईटीवी में हमने मतलब बीटीवी लोकल, इंदौर बीटीवी और ईटीवी, स्टार न्यूज जो बाद में एबीपी न्यूज, फिर भोपाल में भी एबीपी न्यूज में, फिर महुआ जो एक चैनल था उसमें किया। फिर हमने बीच में जब भोपाल पहुंचे तो भोपाल में भी चूंकि महुआ चैनल भी कोई बहुत सैलरी बेस्ड सिस्टम नहीं था, उनका भी न्यूज बेस्ड था, तो अपने लिए हमें केवल जाना भर था रिस्क लेके, तो चले गए। लेकिन फिर वहां भाई उससे सर्वाइवल संभव नहीं था। तो हमने उस समय जब एएनआई आया है 2012-13 के बाद, हमने 2009 से 2012 तक एएनआई पैटर्न पे हमने भी काम शुरू किया। अच्छा। तो हमने क्या किया कि हमने वहां धीरे धीरे चल के अपना न्यूज रिपोर्टर्स का एक नेटवर्क बनाया पूरे मध्य प्रदेश में। तो हम करीब 30-40 जिलों में हमने अपने रिपोर्टर तैयार किए। अच्छा, उस समय हाँ। और वो क्या करते थे कि हम उनसे खबर लेते थे, वो खबर हमें सब, चूंकि क्या था न्यूज चैनलों में क्या है कि नेशनल चैनलों में एक आध चैनल समय पे पैसा देता था, बाकी देते थे। अच्छा। हमने एक नया काम डेवलप किया। हमने एक मतलब मिनी एजेंसी डेवलप कर दी। कोई रिपोर्टर हमें न्यूज भेजे, उसको 250-300 रुपए हम तत्काल उसको भेज देते थे, तत्काल, या महीने के महीने उसको भेज देते। तो महीने में 5 आए तो 1500। बिल्कुल। तो ऐसे 30-40 हजार रुपए की हम न्यूज मंगाते थे। और भोपाल में चूंकि सारे जो ब्यूरो है वो सब हमारे संपर्क में आ चुके थे, तो हमने कनेक्टिविटी बना के उनको हम तुरंत न्यूज दे देते थे। एज ए मीडिएटर आपने वो काम कर, एज ए छोटी एजेंसी, सेल्फ एजेंसी। बिल्कुल। तो वो हमने एक महीने में 1-1.5 लाख रुपए हमने वहां से कमाना शुरू कर दिया। अच्छा। और खासतौर से मतलब छत्तीसगढ़ तक की जैसे नक्सली घटना है, वहां से हमें 300 में न्यूज आ जाती थी। हम किसी को 2000 में, किसी को 1500, जिस चैनल का जितना रेट है, तो उससे हमारा 3-4 साल में बहुत अच्छा काम चला। तो उससे नेटवर्क रहा, चीजों की चीजें हुई। फिर 2012 में अचानक से एएनआई आ गया, तो ये पूरा सिस्टम खत्म हो गया। मतलब रिपोर्टर्स के नेटवर्क भी कमजोर, सही बात, चैनलों के भी कमजोर हो, तो अपना भी पूरा काम फिर वहां से ठप हो गया। तो वो ऐसे करके तो हमने करीब 10-12 बड़े न्यूज चैनलों के लिए न्यूज दी है। अच्छा, मतलब आपने एक नेटवर्क पूरा क्रिएट कर दिया उस समय। तो अब जब आपने ये बुंदेली बौछार की शुरुआत हुई, तो ये 2013 आपने पूरा 2013 तक तो आपने मेन स्ट्रीम मीडिया पर काम किया, दैनिक भास्कर में भी आपने इंटर्नशिप की, ट्रेनिंग की। 2013 से आपने बुंदेली बौछार की शुरुआत की, उसके पहले भी कुछ और किया? बुंदेली बौछार नहीं, ये हमने जब ये हमारा न्यूज वाला काम हुआ तो हम बड़ा डिप्रेशन में चले गए। डिप्रेशन ऐसे हुआ कि काम वो वाला बंद, 1-1.5 साल परेशान। फिर हमने एक प्लान था कि अब अपना ऑफिस खोलते हैं, अपन सोशल मीडिया सर्विसेज शुरू करते हैं। ये डिसीजन आपने मेन स्ट्रीम मीडिया को छोड़ने का डिसीजन कब लिया? ये हमने लिया 2011 में। अच्छा, 11-12। कारण बस ये बताया कि चूंकि रेगुलर पैसे आते नहीं थे, तो अपने जुगाड़ से अपने चल रहा था, वो जुगाड़ भी खत्म हो गई है ना, तो अपन फिर, लेकिन हमारा क्या, हमने जैसे बताया, हम समय से आगे की सोचते हैं। आदमी 2014, 15, 16 में फेसबुक पे आया, बिल्कुल, और यूट्यूब, फेसबुक 15-16 के बाद समझ में आया। बिल्कुल। हमने 2011 में अपनी अपोलो मीडिया सॉल्यूशन का रजिस्टर कराया कि हम डिजिटल मीडिया पे काम करेंगे। अपोलो मीडिया सॉल्यूशंस, ये हमने रजिस्टर कराई अपनी एक फर्म। अच्छा। हमने एक ऑफिस खोला, और उस ऑफिस में अपन ने जो कुछ हुआ तो पूरी पूंजी लगा के अपन ने काम शुरू किया। 2-4 कंप्यूटर रख के।
और उसके बाद हमें एक झांसी के एक महानुभाव थे, अब नाम लेना उनका उचित नहीं है, तो हमने उनसे संपर्क किया। उनको अपना अखबार लॉन्च करना था, और तो अखबार लॉन्च करना था, तो हमने उनसे संपर्क किया। हमने भैया हम आपका पूरा अखबार भोपाल से अच्छे लेवल पे हम पूरा पेज बना के दे दिया करेंगे, और हम आपकी एक डिजिटल न्यूज लॉन्च कराएंगे। आप समझिए 2012-13 में, आज जो अपन 25 में बैठे, मैंने 12 साल पहले झांसी के एक शख्स का यूट्यूब चैनल बनवाया न्यूज का। बहुत बड़ी बात है। तो उन महानुभाव से बात हुई, तो सब बात हो गई, उनने हमें 20-30 हजार रुपये एडवांस दिया, और 2 लाख रुपए महीने की हमारी बात हुई कि हम पूरा अखबार उनको कंप्लीट करके देंगे और पूरा उनका चैनल रन करेंगे, पूरा प्रिंटिंग हार्ड कॉपी वगैरह, मतलब रेडी। खबरें हमारी, एडिटिंग हमारी, पेज मेकिंग हमारी, और अपना उसमें एजेंसी भी हमारी, जो एजेंसी की खबरें होती वो भी, उसकी भी हमारी, और डिजिटल चैनल भी हम चलाएंगे, स्टूडियो, सब टोटल 2 लाख उनके नाम से चलाएंगे, उनके नाम से हम सर्विसेज देंगे। बिल्कुल। भैया ने हमें करीब 1.5-2 महीने चलो आया, वो पैसे खा गए, फिर झटका लग गया, फिर रोड पे। फिर इधर से जब हम बहुत आए और उनके सामने आंसू बहा के भी, लेकिन बोले तुमने ये समय पे नहीं किया, बात के जो पैसे ना देने के बहाने। अब इसके बाद अपन के पास संकट था, तो फिर वहां पहुंचे तो लगा कि अब सैलरी भी देनी, तो फिर अपनी वाइफ की मैंने गहने गिरवी रख के वहां लोगों की सैलरी दी, और फिर हो गया, सैलरी दी, वाइफ के गहने करीब 6-7 महीने गिरवी रहे। लेकिन चूंकि जीवन में ये है कि किसी का एक पैसा अपन नहीं खाएंगे, दुनिया भैया अपन किसी के लिए बोल रहा है, कोई फिर अपने लिए बोल रहा है, अपन 2 लाख के लिए बोल रहा है, कोई आदमी 6000 के लिए बोलेगा, बिल्कुल। तो अपन ने ये काम कभी नहीं किया पैसे का, तो वाइफ के गहने गिरवी रख के वो किया। फिर ऐसे धीमे धीमे फिर उसी बीच राइजिंग बुंदेलखंड जो एक मैगजीन हमारे मित्र अचानक से टकराए कहीं, वो भी बुंदेलखंड के लिए बड़े अच्छे थे, बाद में फिर वो बीजेपी के जिलाध्यक्ष भी बने सागर में, लेकिन उनसे भी ऐसे ही परिचय हुआ। उन्होंने राइजिंग बुंदेलखंड मैगजीन, उनको हमारा बुंदेलखंड को लेके चीजें पसंद आई, तो उन्होंने कहा यार एक टाइटल पड़ा है, इसको तुम चलाओ, हर महीने हमसे कुछ ले लिया करो। तो कुछ दिन उससे चला, और फिर बस फिर हमने, चूंकि इनका सब झांसी वाले साहब का सब सेटअप बेटअप अपन के पास रखा ही था, तो फिर हमने बुंदेली न्यूज के नाम से 2013 में हमने 13 के लास्ट में हमने शुरू, बुंदेली न्यूज, बुंदेली बशार नहीं, बुंदेली न्यूज। तो हमने 15-20 दिन 25 दिन 2014 में इसको चलाया। इसी बीच में मध्य प्रदेश के एक मंत्री जी के यहाँ से हमारे पास सूचना आई कि यार उनको एक पीआरओ की आवश्यकता है। अपन तो चूंकि आर्थिक संकट में फालतू में कर रहे थे उस समय, कोई बिल्कुल प्लानिंग से तो कर नहीं रहे थे। तो फिर उनके पास हम गए, तो उनसे बातचीत हुई, तो उनको जम गया मामला। तो उस समय 40,000 रुपए महीने की सैलरी पे हमने उनके यहाँ जॉब करी। 2014 में 14 एज ए पीआरओ। ये भी मध्य प्रदेश की राजनीति में पहला प्रयोग था जब किसी मंत्री ने पर्सनल पीआरओ रखा है। अच्छा। नहीं तो सारे मंत्रियों को सरकारी पीआरओ बोलते हैं, तो पर्सनल पीआरओ उन्होंने रखा। अच्छा। तो उनका पहला फेस। तो इस पीआरओ बनने के लिए आपने कुछ एप्लीकेशन दिया था? कुछ नहीं, किसी ने बोला कि उनको आवश्यकता है, उन्होंने पहली बार मंत्री बने हैं, तो उनको अपनी ब्रांडिंग के लिए कोई पत्रकार टाइप आदमी ढूंढ रहे हैं। तो चूंकि सागर के जिले के थे, तो अपना बुंदेलखंड के नाते अपन संपर्क होते होते पहुंच गए। फिर अपन ने जो कुछ चीजें उनको बताई, तो उनको अच्छा लगा, क्योंकि उसके ठीक पहले ये डिजिटल वाले काम पे अपन काम कर ही रहे थे, तो वो सब चीजें उनको बताएं। तो उनका पहला फेसबुक का पेज हमने बनाया 2014 में, और उसी के आसपास मैंने मध्य प्रदेश के 7-8 जो हमारे परिचित थे, कई लोगों के, कई बड़े बड़े नेता जो मंत्री हैं, उनके पहले फेसबुक के पेज हम हमारे द्वारा क्रिएट किए, क्योंकि लोग जानते। व्हाट्सएप भी जब हमने नौकरी ज्वाइन करी उसके बाद आया, उसके 1 साल बाद व्हाट्सएप आया, तो खबरें मतलब कैसे कैसे क्या है, वो बड़ा कठिन काम। तो फिर 2014 से 2018 तक हमने वो किया। फिर वो जो बुंदेलखंड वाला कीड़ा था, तो अपन ने एक डिजिटल का काम शुरू किया। ये जो बुंदेलखंड वाला कीड़ा है, ये शुरू से ही आपके अंदर था? शुरू से, या फिर आप कोई अवसर ढूंढ रहे थे? जब भास्कर में पहला इंटरव्यू हुआ, उस इंटरव्यू में उन्होंने पूछा कि तुम जीवन में क्या करना चाहते हो, मैंने कहा अपने बुंदेलखंड के लिए कुछ करना चाहता। अच्छा। ये 2004 में भी मैं उस बात पे था, 2025 में भी हूँ, 2070 तक जब तक जीवित है तब तक। अच्छा, ये स्थायी, ये चलेगा। अब उसमें कई बार फायदे होते हैं, कई बार नुकसान होता है। बिल्कुल। तो ये बुंदेली बौछार की शुरुआत फिर उसके बाद 2018 में बताया, 2018 में उनकी जॉब छोड़ी, और उसी बीच हमने एक शॉपिंग मार्ट ब्रांड बुंदेलखंड.com के नाम से शुरू किया, ऑनलाइन किया, फिर उसको किया। लेकिन वो चूंकि अपन व्यापार कभी जीवन में किया नहीं, और वो भी शायद मेरे हिसाब से वो भी समय से पहले था। वो भी समय से पहले था, क्योंकि ऑनलाइन और बाकी मार्केटिंग 2020 के बाद, कोरोना के बाद से तेज हुई। वो भी हुआ, तो उसमें हम करीब पूरे जीवन भर में जो कुछ बचाया था, पूरे जीवन भर में सब कुछ, तो वो पूरा उसमें डूब गया, ब्रांड बुंदेलखंड को बनाने में। वो फिर डूब गया। अच्छा। तो फिर अपन सड़क पे,
उसमें आप मतलब बुंदेलखंड के कुछ प्रोडक्ट थे। हाँ। और उसी पहले उसकी ऑनलाइन किया, फिर उसका एक शॉपिंग मार्ट शुरू किया था बुंदेली चीजों का। हाँ। तो वो फिर नहीं चला पाया। हाँ। तो वो पूरा डूब गया। फिर अपन सड़क पर, तो फिर जे उसका आखिरी समय चल रहा था, तो एक मित्र, हमने एक दिन कोई कोटेशन लिखा बुंदेली, मतलब एक कोई वन लाइनर व्यंग टाइप का, तो उसके नीचे हमने लिखा बुंदेली बकलोली। बुंदेली बकलोली। हाँ। तो अचानक से समय का समय था 7:30, झांसी के अपने भाई हैं धर्मेंद्र साहू जी सहारा में, तो अपने अच्छे परिचय में बातचीत होती रहती। उनका सुबह सुबह फोन आ गया, बोले यार सचिन तुमने बहुत बढ़िया लाइन लिखी, लेकिन बुंदेली बकलोली जो है अच्छा नहीं लग रहा। हाँ। बकलोली। हाँ। तो हमने पता नहीं क्यों वहीं बैठे बैठे उसको एडिट करके बुंदेली बौछार कर दिया। अच्छा, इस बार भी कोई प्लानिंग नहीं, कुछ नहीं, जीरो, बस सिर्फ सोचे उन्होंने कहा सही नहीं लग रहा, तो बुंदेली की जगह बुंदेली बकलोली, बुंदेली बौछार कर दिया, बस हो गया। तो तब से वो तो फिर बुंदेली बौछार के पर वन लाइनर लिखे, फिर कुछ बुंदेली की कविताएं। फिर एक दिन बैठे बैठे कोई बरसात का समय था, तो कोई मजाकिया न्यूज बना दी हमने, वो बड़ी पसंद आ गई लोगों को। अच्छा, इसकी शुरुआत भी न्यूज के तौर पर नहीं की थी आपने? कोई प्लानिंग कुछ नहीं, नथिंग, अपने फेसबुक पे उसको न्यूज बना के ऐसे डाल दिया, मोबाइल पे एडिट करके। तो वो भी लोगों को पसंद आई, फिर 2-3 वीडियो और डाले, पसंद आ गए। फिर क्या हुआ, एक न्यूज 18 बुंदेली बौछार फिर सोशल मीडिया पे लोगों में चर्चा में आ गया था। जो चैनल और पेज तब भी नहीं था, 5-6 महीने ऐसा चला। फिर एक दिन हमने देखा कि कोई न्यूज 18 मध्य प्रदेश वालों ने कोई प्रोग्राम बनाया बुंदेली के डांस वांस का। अच्छा। उसका नाम उन्होंने रख दिया बुंदेली बौछार। न्यूज 18 वालों ने उस प्रोग्राम का नाम, आपका नाम यूज कर लिया। अपन तो उस पर कुछ कर ही नहीं सकते, सोशल मीडिया का नाम था। हाँ। तो उनने नाम रख दिया, हमारा दिमाग ठनक गया। हमने कहा यार एकदम से बुंदेली बौछार, मतलब इस नाम में कुछ है। उनका देखा हमने, पोस्टर देखा, तत्काल फेसबुक का पेज बनाया, यूट्यूब का चैनल बनाया, डोमेन रजिस्टर कराया, एक ही मतलब आधे घंटे में तीनों। हाँ। वहां से बुंदेली बौछार शुरू हो गया। वहां से बुंदेली बौछार जो है आपने एज अ न्यूज चैनल शुरू नहीं किया? कुछ भी नहीं, मतलब न्यूज शुरू नहीं किया। फिर उस पर न्यूज अपन ने शुरू करी, शुरुआत में न्यूज डाली। आप बुंदेली बौछार को बड़े अच्छे से देखते होंगे, क्योंकि आज बुंदेली बौछार जो सिर्फ न्यूज का प्लेटफॉर्म नहीं है। वहां पर आप देखोगे आपको सांस्कृतिक चीजें मिलेंगी, वहां पर आपको जो प्लेटफॉर्म अमूमन जो है हमारे बुंदेलखंड के कलाकारों को नहीं मिलता, आपने उस प्लेटफॉर्म को तैयार बुंदेली बौछार के रूप में कर दिया। तो इसमें कितनी मेहनत लगी आपकी? देखिए, मेहनत तो अब उसकी कोई मतलब मापदंड तो नहीं है। मतलब आप समझिए कि 3 साल पुरानी गाड़ी 90,000 किलोमीटर चल चुकी है बुंदेलखंड में, उसके पहले भी चली रही है। और महीने में 10 दिन बाहर रहते हैं लगभग, सर्दी हो, बरसात हो, ठंड हो, गर्मी हो, और लंबी यात्राएं करते हैं। बिल्कुल। इसके बाद जब वो कार्यक्रम करते तो एक एक कार्यक्रम को करने में क्या क्या नहीं लगता, वो बिल्कुल जो करता है वो समझ सकता है कि आपको सारे अतिथि बुलाने से लेके पैसों के अरेंजमेंट से लेके, और अब चूंकि जब चीजें स्थापित हो जाती हैं फिर थोड़ा कुछ आसान भी होती है। बिल्कुल। शुरुआत में जब आप प्लान करोगे यार आपके पास 5 रुपया नहीं हो, आपको 15 लाख का कार्य। हाँ, मैं वही पूछना चाह रहा हूँ कि 2020 के बाद के सचिन में और 2020 के पहले के, क्योंकि 2020 के बाद आपको पहचान मिली, आपको काफी सारे लोग जानने लग गए, तो आपके लिए सब कुछ आसान हो गया। तो लोगों को ये लगता है कि ये बहुत सक्सेसफुल है, और सबको आसान लगता है कि यार क्या है, न्यूज डाली क्या हो गया, वायरल हो गया इसलिए सब हो गया। लेकिन वो 2020 के पहले की सचिन का स्ट्रगल की कहानी की पूरी कठिनाई इस बुंदेली बौछार को यहां तक लाने की, वो क्या क्या आपने फेस किया बुंदेली बौछार की अगर हम बात करें? कठिनाई ये है, देखिए मूल कठिनाई ये है कि अब जो भी चीज पहली होती है वो सबसे कठिन होती है दुनिया में। बिल्कुल। जैसे आज मान लो आप न्यूज चैनल चला रहे हैं, तीसरी आंख, आप सचिन भाई को देखोगे तो आपको 50% तो आप समस्या वैसे ही हल हो गई। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। हाँ। या अगला जो आपको देखेगा वो 50% उसकी हल हो गई। बिल्कुल, है ना। लेकिन जो पहला होगा, हाँ, जिसने पहली बार इस आज अपन देख रहे हैं पॉडकास्ट, अपन ने देख लिया माइक कहां से लाना है, हाँ, कैसा लगाना है, कौन डिजाइन का लाना है, कंपनी देख ली, सर्च कर ली, तो आसान हो गया। बिल्कुल। आपकी भी मेहनत है, लेकिन बनस्पत आसान है। लेकिन जिसने पहली बार पॉडकास्ट सोचा होगा उसके लिए कितना टफ हुआ होगा। बिल्कुल। तो जीवन में जो पहली हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती थी बुंदेली की स्वीकारता। 6 साल पहले जब अपन बुंदेलखंड में, आप देश के किसी शहर में बुंदेली बोलो, बिल्कुल बिल्कुल, तो आदमी ऐसा मुंह टेढ़ा करता था कि पता नहीं कहां के गवार आ गए। बिल्कुल, मैं उस पर भी अपन आएंगे, वो भी। उसके बाद जब अपन ने उस बुंदेली को शुरू किया, हमें भी ईश्वर का मतलब भगवान साक्षी का हमें भी ये भरोसा नहीं था कि उसकी ऐसी कभी स्वीकारता होगी। क्योंकि हम अपने जीवन का एक हमने सूत्र बनाया है। मतलब जब से थोड़ी सी चीजें अपने आप में समझने में सक्षम हुए कि हम अपने जीवन को बनाते हैं नर्मदा जी नदी की तरह, या किसी दुनिया किसी नदी की तरह बहते जाओ। नदी की 2-3 बहुत खासियत होती है। एक नदी बहती है, ठीक है, रुकती नहीं। तो इससे क्या फायदा है?
उसका पानी कभी सड़ता नहीं, तालाब का पानी सड़ जाता है। तो पहला सूत्र क्या है कि आप अपने जीवन में चलते जाओ, रुको मत। दूसरा, नदी की एक खासियत होती है कि हर नदी इतनी छोटी सी जगह से शुरू होती है। गंगा जी गौमुख से शुरू हुई, नर्मदा जी, हर नदी शुरू होती है, फिर किसी किसी जगह अचानक से बड़ा पाठ हो जाए, जैसे अपना इधर का मान लो विशाल रूप ले लेती है, विशाल हो गई, तो आपने अपने स्वरूप को विशाल कर लिया। और फिर यही नदी आप देखोगे कि ये झरर घाट या ये नौट घाट के बाद अचानक से थोड़े आप इसको फॉलो करोगे तो अचानक से फिर सकरी मिल जाएगी, सकरी हो जाएगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जीवन में आप परिस्थितियों के अनुसार स्वयं के लिए को फ्लेक्सिबल बना लो। जहां आपको लगे कि अब आप सफल हो रहे हो तो आप पूरे बाहें खोल के पूरी ताकत से काम करो। जब लगे कि थोड़ा समय ठीक नहीं चल रहा है, थोड़ा सा आराम से सुकड़ जाओ। तो हम अपने जीवन को इस स्वरूप में बना रखा है। जब हमें लगता है कि जैसे अभी मान लो हमने बुंदेली समागम किया, तो परिवार के लोग कह रहे हैं यार अभी तो तुमने समागम करे तो अब जो क्रिकेट में चले गए, फिर तुम अब फिर बाहर रहोगे। तो हमने कहा देखो स्वरूप वही है कि जब ईश्वर आपका साथ दे रहा है, जब आपको अवसर दे रहे हैं, दुनिया में किस्मत और बदकिस्मती नाम की कोई चीज नहीं होती। सिर्फ अवसर को भुनाना और अवसर से चूकना, ये किस्मत होता है, यही बदकिस्मती होती है। जब ईश्वर आपके साथ है या आप कोई कदम उठा रहे हो, है ना भाई, जैसे मान लो आज आपने हमें बुलाया, बिल्कुल ये हमारे लिए अवसर है, बिल्कुल हम नहीं आए तो ये कल के दिन बदकिस्मती, आप किसी और को हमारी जगह बिठा लोगे, बिठा लोगे ना भैया, आपका तो काम रोकना नहीं है। बिल्कुल सचिन भैया नहीं आए तो कोई और भैया आ जाएंगे, ठीक है। तो हमें अवसर मिला तो उस अवसर को भुनाना, इसको किस्मत कहते हैं। और जब अवसर पे आप चूक जाते हो, यार कोई बात कौन जाए झांसी तक, तो वो बदकिस्मती बन जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जो लाइन है उस लाइन पे अपन चलते हैं। अच्छा, ये अगर मैं कहूं कि न्यूज चैनल में अमूमन आपको जो है फैंसी भाषा का उपयोग करते हुए लोग दिखते हैं, भाई शुद्ध हिंदी बोलेंगे या तो आदि इंग्लिश, जिसको इंग्लिश बोला जाता है, हिंदी इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन आपने उस समय में बुंदेली भाषा का उपयोग किया है। मैं तो कहता हूं ये जो रिसर्च में सामने आया कि अपना बुंदेली वचन जो है आपका, वो देश का पहला क्षेत्रीय भाषा में शुरू किया गया पोर्टल बोली में, भाषाओं में है। जैसे इसके पहले आपको तेलुगु, कन्नड़, मराठी में थे, किसी भी बोली में शुरू किया गया, भारत का पहला प्रयोग, पहला प्रयोग को फिर सफल प्रयोग। तो ये भी ये सफल प्रयोग, आपको तो पता नहीं होगा कि ये सफल होगा, लेकिन आपने किस तरीके से इसको मतलब एक क्षेत्रीय भाषा में, फिर से दोहरा रहा हूं, एक क्षेत्रीय भाषा में, बोली में आप इसको आगे लेके गए कि आपको नहीं लगा कि अगर हम इसमें फिर से फेल होगा तो हमारा प्रयोग फिर से खत्म हो जाएगा और फिर से हम रोड पर आ जाएंगे? हम आपको कहा ना कि अपन नंगा नहाएगा होगा, निचोड़ेगा क्या, कुछ था ही नहीं अपने पास, एक मोबाइल था। आप समझ, हमारे पास दो ऑप्शन थे कि अब जैसे मान लो हम 10-25 लाख रुपए डुबा के बैठे, हम भोपाल में नौकरी मिल जाती, हमारे समकक्ष अभी भी करते हैं। बिल्कुल। उस समय जब 2018 की जो बात है, हम नौकरी करते हैं, 20,000 रुपए की नौकरी मिलती आराम से, इतना ही रेट था उस समय, इतना ही रेट था, मिनिमम 20, मैक्सिमम 25। बिल्कुल। मान लो जो आदमी के 20 लाख रुपए डूब गए, मान लो, और उसको 20 ही लाख रिकवर करने तो कितने साल लगेंगे 20,000 की नौकरी? सही बात है, उसमें घर भी चलाना है और वो तो खर्चे हैं ही, है ना, कितना समय लगेगा? सही बात है। तो अपन ने कहा यार कि इतना लोड नहीं लेना है ना। जैसे अपन भोपाल जब गए, जब वो कहानी है कि हम जब यहाँ से गए, मतलब इतना बड़ा खुलासा और इतना सम्मान के बाद भी जब सचिन चौधरी ने झांसी छोड़ा 1 जनवरी 2009 को मेरी पत्नी और मेरी बेटी के साथ, तब 10,000 रुपए ललितपुर के अपने मित्र सुशील चौबे से उधार लेके हम भोपाल गए। गजब। ठीक है, तो जो आदमी 10,000 रुपये उधार लेके भोपाल को लौट के फिर आ जाए, अपन को अपना का चला जाए। तो भाव पैसे को लेके सिर्फ जीवन में इतना चाहिए कि हमारा परिवार सुख से रहे, बस। बाकी पैसे दुनिया में सबको अच्छे लगते हैं, हमें भी लगते हैं, लेकिन पैसे के पीछे अपन जीवन में कभी नहीं भागे। कुल मिलाकर क्षेत्रीय बोली में शुरू करने का मोटिव था बुंदेली भाषा को, बुंदेली बोली को आगे ले जाना। उसमें ना तो अपना ये स्वार्थ था, वो भी सब समझते हैं, और क्योंकि ये मजाक नहीं था उस समय। अभी तो क्या है कि आपको विधानसभा और राजभवन में हम पहली बार बुंदेली में इंटरव्यू लिया, आदमी खी करके हंस रहा था कि ये का पागलपन कर रहा है, हंस रहे थे लोग। सही बात है। और उसके बाद अब स्थिति है ईश्वर की कृपा से, मतलब जो हंस रहे थे, वास्तविकता में मानना पड़ेगा कि सचिन जी ने बुंदेली भाषा को, बुंदेली बोली को इतनी तवज्जो दिलवा दी है कि अभी ये केवीसी का भी हमने देखा था, केवीसी में भी उसको एक अलग पहचान, मतलब अब बुंदेली के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो देखिए, एक मैं भावना कहूं या फिर वो कहूं कि एक अलग भावना से देखा जाता है हमारी बुंदेली भाषा को, कि भाई परिवार में अगर कोई बुंदेली लैंग्वेज बोलता है, कोई बच्चा बोलता है, हम बोलते हैं, तो माएँ कहती हैं ये क्या बोले, जैसे कोई क्या कर रहे होते हैं, खा हो रहा हो, जो कैसो क्या कर रहे होते हैं, तो इसको ऐसे मत बोलो,
मतलब ये इसको आप क्या समझते हैं? इसको देखो, सिर्फ सोच का फर्क है। सोच का फर्क ये है कि दो चीजें हैं। एक तो क्या हुआ कि हमारी पीढ़ी, हमारे जैसे पिताजी लोग थे, उनने कभी नहीं टोका। नहीं टोका ना, बिल्कुल। तो हमारी पीढ़ी के बाद अब इस संस्कृति को आगे बढ़ाने का अपना जिम्मा है। बिल्कुल, ये अपन आखिरी है। ये अपन इसमें से अगर गायब कर दिए तो नीचे जाएगी। दूसरी चीज ये है कि आप बात किसी सामान्य सी बोली की नहीं है, ये आपके पूरे संस्कार, भाव विचार में बदल जाएगा। जो कॉन्सेप्ट हम बात कर रहे हैं, आप जिस दिन आप अपनी बोली से प्यार करोगे, उस दिन आप अपने शहर से प्यार करोगे। बिल्कुल। उस दिन आप अपने परिवार से प्यार करोगे, उस दिन आप अपनी माँ से प्यार करोगे। क्योंकि जब आदमी कटता है तो वो सबसे कटता है। बोली आपको जड़ से जोड़ रही है। बिल्कुल, है ना, आपके जड़। जैसे आप अभी मान लो झांसी आ गए, या मान लो रक्षा के आपके 10 मित्र हैं और आप झांसी सेटल ही हो जाओ, मान लो 10 ही किलोमीटर है। और आप कोई आपको फोन करे, और भाई क्या हाल है, हाँ भाई कैसे हो, दूसरी बार फोन नहीं लगाएगा, बिल्कुल बिना काम नहीं लगाएगा। और तुम क्या, और गुरु है मजा आ रहा हो, अगली बार क्या बहुत मजा आ रहा हो। ये आपको कनेक्ट कर दे। तो पहले तो फोन तो थे नहीं, बिल्कुल, पहले कोई व्हाट्सएप तो था नहीं, सिर्फ कनेक्शन जो लोगों के बीच था, संप्रेषण होता था भाषा का। हम आपसे जो बात कर रहे हैं उस भाषा में मिठास है, एक कड़वाहट है, अपनापन है, या प्रोफेशनल सिस्टम, उतनी में अंतर। तो मूल कहानी ये है कि हमारा हमेशा से मानना रहा, मैं बिल्कुल इस बात को कोई गौर नहीं करेगा, हमने बहुत महान विचारों से काम शुरू किया, हम तो मजबूरी में किया, लेकिन उसके पीछे का उद्देश्य हमेशा नेक रहा। आज भी मैं दावे से कहता हूं, कई बार अब चूंकि जब आपके काम बढ़ते हैं तो आपके आलोचक भी आते हैं, बिल्कुल, और पत्रकारिता में तो ज्यादा ही आते हैं, वो तो होता है। लेकिन मैं एक बात ईश्वर को साक्षी मान के हमेशा कहता हूं कि दुनिया में किसी की हमारी शपथ ले लो कि आप मेरी पत्रकारिता पे सवाल उठा लेना, आप मेरे हाव भाव रहन सहन पे, लेकिन बुंदेली के प्रति प्रतिबद्धता का काम मैं जीवन भर इतनी ईमानदारी से करता हूं कि ईश्वर में आप जिसकी कसम खाओ उसको खिला, उसमें मैं कभी बेईमानी का भाव मेरे मन में नहीं है, आता ही नहीं है। मतलब ऐसा नहीं आता कि यार ये बुंदेली का, जैसे अभी मान लो हम बुंदेली समागम करा रहे हैं, और अब हर साल कराते हैं, अब हम करा रहे हैं क्रिकेट लीग। ये दो अलग अलग बना दिया मैंने कहा कि बुंदेली समागम में नो प्रॉफिट नो लॉस पे करता हूं। मेरे पास जितने स्पॉन्सर आ जाते हैं, हमारा खर्चे पे हो जाता है, मैं रोक देता हूं, मैं पैसे नहीं लेता किसी से, निल। उस पर कोई बचत का कॉन्सेप्ट नहीं। जैसे अब कहा मैं क्रिकेट लीग करा रहा हूं, मैं बोल के कर रहा हूं, ये प्रोफेशनल लीग है, इसमें मैं प्रोफेशनल आपसे बात करूंगा, स्पॉन्सरशिप की भी बाकी चीज, ये खेल है, बिल्कुल वो बुंदेली है। तो और इसका ये बड़ा फायदा ये है उसकी, हमारे जितने लोग हैं, चाहे बड़े भैया आशुतोष राणा जी हों, मुकेश तिवारी जी हों, या अन्य जो हप्पू सिंह हो, या बाकी जितने भी लोग हों, सारे के सारे लोग, जय विजय सचान आए थे, या अभी पंचायत फिल्म की, इन सबको हमारे भाव पता है। इसलिए मतलब इस बात को कहने में गर्व है कि बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज जो हमारे पास आते हैं, वे आके सबसे पहले हमसे पता क्या पूछते हैं, बताओ क्या पूछते हैं कि यार बेटा कछु इंतजाम में कोई कमी तो नहीं, कछु आवश्यकता तो नहीं है। अच्छा, ये भाव है। जो सेलिब्रिटी आ रहे हैं, जो लाखों रुपए लेके जो दूसरे कार्यक्रमों में जाते हैं, वो सचिन चौधरी से पूछते हैं बेटा कोई कमी तो नहीं है, होटल की कोई व्यवस्था हो गई, हमें तो नहीं करने कछु, जो उस भाव से आते, क्योंकि उनको पता है कि सचिन चौधरी बुंदेली समागम को आर्थिक तौर पे, इकोनॉमिक तरीके से उस पर कमाने पे काम नहीं करता, ये बुंदेली को बढ़ाने का काम करता है। तो ये भाव, यही भाव सेलिब्रिटी से लेके नीचे के जितने अपने कलाकार हैं बुंदेलखंड के, हर छोटे से लेके बड़ा कलाकार, जितने कोई भी नाम हम ले लें, सब उसी प्रेम भाव में जुड़ते हैं। सबको पता है कि बुंदेली का काम अगर ये कर रहे हैं तो इसमें ईमानदारी का भाव है। बुंदेली बोली पर आपने बहुत काम कर लिया, आपने बहुत बड़े बड़े इवेंट कर लिए, आपने बुंदेली समागम, अभी आप बुंदेली क्रिकेट लीग भी करने जा रहे हो, तो ये अपने आप में एक बड़े इवेंट बनते चले जा रहे हैं। मुझे लग रहा है कि शायद इस हिसाब का इवेंट कोई भी बुंदेली बौछार जैसे संस्था जो कर रही है, इस हिसाब का इवेंट कोई भी प्राइवेट संस्था इतने छोटे लेवल से, जो आप जिस लेवल पे आप हो, बड़ी संस्थाओं की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी नहीं करता होगा। बुंदेली समागम से बहुत सारे कलाकार निकले, आगड़ बम बागड़ बम मुझे अच्छे से याद है, बहुत तेजी से अभी भी वायरल हो रहा है, और शायद मुझे लग रहा है आगड़ बम बागड़ बम के बाद ही जो हमारी बहन कविता शर्मा, उनकी जिंदगी बदल गई, एकदम से पॉपुलर हो गई। मेरी 2.5 साल की खुद की बच्ची है, वो आगड़ बम बागड़ बम दिन में 10 बार अभी भी गाती है। वो कुछ भी हो जाए उसको, मैं अगर बोलूं गाना सुनाओ कोई, तो वो पहले बॉलीवुड का सुनाती थी, अब बुंदेली का, आगड़ बम बागड़ बम, नॉन ज्यादा मिर्ची कम। तो ये जो बुंदेली समागम में जो कलाकार आते हैं, आप इनकी लगभग, मैं अगर क्वांटिटी के रूप में जानूं, कितने कलाकारों की जिंदगी अभी तक आपने बदल दी होंगी?
देखिए जिंदगी तो सब ईश्वर बदल रहा है। बिल्कुल, अपन जरिए आप हो, अपन माध्यम है। बस बस। पिछले 6 साल में कम से कम 500 लोग प्रत्यक्ष और 2000 लोग अप्रत्यक्ष, सिर्फ समागम नहीं, जो बुंदेली बौछार के प्लेटफॉर्म से जिनके वीडियो डलने शुरू हुए, फिर बाद में वो यूट्यूबर बने, लगभग 500 प्रत्यक्ष और 2000 अप्रत्यक्ष, जो हर व्यक्ति इनमें से लगभग 50,000 से 2 लाख 3 लाख रुपए महीने तक कमा रहा है। वाह। और अपन कुछ नहीं, अपन एक माध्यम है। हाँ। तो अपन कोशिश ये करते हैं कि बुंदेली का कोई भी व्यक्ति आए तो अपन से जो मदद ईश्वर हमें इस लायक अगर बना रहा है तो अपन से जो मदद हो वो करें। अब कई लोग कहते हैं कि भैया बे आगे बढ़ गए, बे आपको नाम ही नहीं लिया। कई लोग तो आपसे भी ऊपर निकल गए होंगे। नहीं, ऊपर भी निकल गए। तो हमसे ऊपर निकलने, हमारी सोच से ऊपर को नहीं। सही बात, लाइन इतनी लंबी खींच दी आपने कि उस लाइन। दूसरा, कई लोग कहते हैं कि भैया बे भूल गए आपको। हम कहते हैं हमारी गलती कहाँ है? अच्छा, ऐसा भाव है भैया कहूँ कि कोई काऊ की जिंदगी बदल गई आपकी वजह से और कोई आपको बिल्कुल इग्नोर ही करेगा हुए? हर 4 में 1। हर 4 में 1, और फिर भी आप लगातार लगे हो। और इसके बाद भी वो फिर आए तो फिर उसकी मदद करें। वो भूल गया दोबारा भी आ जाए तो फिर भी मदद करें। तो फिर भी मदद करें, कहा कि हमें उसे ले वो ही दे, वो नहीं है हमारे, तो बुंदेली से ले, बुंदेली से। तो वो विषय वो नहीं है। विषय क्या है कि जैसे अभी आपके इंटरव्यू में हमने कितने लोगों का नाम लिया? बहुत सारे लिया ना। बिल्कुल। आपके लिए जीवन में कोई कुछ करे, अब धर्मेंद्र भैया ने केवल वो टोका भर, उनने कोई ना सुझाव दिया ना सहयोग किया, सिर्फ टोका आपको। टोका, लेकिन मैं जहां जाता हूं उनका नाम लेता हूं। बहुत बड़ा ट्विस्ट था वो आपकी जिंदगी, क्योंकि ट्विस्ट है। तो जीवन में ये सबकी नैतिक जिम्मेदारी है कि कोई व्यक्ति आपके साथ खड़ा है तो आप उसको क्रेडिट दो। लेकिन ये तो हो गया किसके लिए? उसके लिए जिसको क्रेडिट देना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन हमारे परिप्रेक्ष्य में ये कि हम उस क्रेडिट के लिए काम ही नहीं कर रहे। हम ये मानते हैं कि हम आज से 20 साल पहले जब पत्रकारिता हमने शुरू करी, उस समय हमने जो अपने लिए अधिकतम सोचा होगा, अधिकतम, उससे 100 गुना नहीं 1000 गुना आज हमारे पास है प्यार लोगों का। और मेरा दावा है कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, करीब 20 जिले की सूची में दे सकता हूं कि हमसे लोकप्रिय पत्रकार कोई नहीं मिलेगा। नहीं, और इसको कोई गर्व के साथ, मतलब इसमें कोई घमंड नहीं है। जो मैं देखता हूं, बिल्कुल। और वो मेहनत का आपका जो सोच है, जो आपका नजरिया है, आपका नजरिया पैसे पर नहीं है, आपका बुंदेली इसलिए लोगों का प्यार है। और इतना था प्यार है, जैसे अभी हम आज ही कोई कह रहा था, बोले यार इतना घूमते, हमने कहा इसलिए घूमते कि हमारा सिर्फ डीजल लगता है। मतलब हम भोपाल से चलें और 20 जिले में कहीं चले जाएं, सिर्फ सूचना मिल जाए तो कहीं हम चाय पीते हैं, कहीं भोजन करते हैं, कहीं रुकते हैं, बिना किसी बड़े आदमी के सपोर्ट के। बहुत बढ़िया। तो ये प्यार है। अभी मतलब हर रास्ते पे, किसी भी हाईवे, हम झांसी से ललितपुर चले जाए, सागर चले जाए, दमोह चले जाए, कहीं चले जाए, हर रास्ते पे 8 से 10 बार हमें रोका जाता है। आदमी गाड़ी ओवरटेक करता है, रास्ता भैया, सचिन भैया। तो एक आदमी के लिए, एक तालवेट से निकले एक आम आदमी के लिए, जिसके जीवन में कोई पूंजी का इन्वेस्टमेंट नहीं, ना पढ़ाई में, ना नौकरी में, ना ग्रेजुएशन में, जीरो इन्वेस्टमेंट से निकले हुए आदमी के पास इतना है। अब एक आदमी ने नाम लिया या नहीं लिया, सही बात, हमें क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? बस ये, जैसे आज हम कहेंगे हम विपिन बिहारी कॉलेज का नाम नहीं ले, तो हम वहां से नहीं पढ़े, लेकिन हम पढ़े तो हैं। पढ़े तो हो। हम बुंदेलखंड विश्वविद्यालय का नाम नहीं ले, हम वहां नहीं पढ़े, या हम जिक्र नहीं, तो पढ़े तो उसको तो कोई मेटेगा नहीं। सही। तो जो व्यक्ति बुंदेली समागम या बुंदेली बौछार से निकला है, आप ही कहोगे ना क्या भैया बे आपके यहां से निकले, वो नहीं बोले, उससे क्या फर्क पड़ता? सही बात है। तो इसलिए हम वो बहुत, और अब ईश्वर के कृपा वो चीज बहुत छोटी हो गई, इसलिए हो गई कि अब हमें जो बन गया वो बन गया। अब हमें 1000 और नए बनाने, हम उन पे दिमाग लगाते हैं, हम पीछे दिमाग ही नहीं लगाते। पीछे बिल्कुल सोचे ही नहीं है, चाहे याद रखे आदमी चाहे भूल जाए, क्या फर्क पड़ता है? याद वो रख रहे हैं ना जिनको याद कराना है। भाई पूरे बुंदेलखंड की जनता याद रख रही कि यार सचिन भैया आपके समागम में जब इनके हमने परफॉर्मेंस देखी, इनकी परफॉर्मेंस देखी, इनको गाना सुने, इनकी कॉमेडी, तो जिनको याद कराना वो याद कर रहे हैं ना, बाकी को। सबसे ताजा आगड़बम बागड़बम है जो बहुत तेजी से पूरे देश में वायरल हुआ, और मुझे लग रहा है कि शहर नहीं, गांव नहीं, कुछ भी, कोई भी देश का कोई ऐसा राज्य ना होगा जहां पे आगड़बम बागड़बम ना पहुंचा हो। तो इससे एकदम से, क्योंकि अब मुझे इतनी उम्मीद है कि कविता जी ने इतना तो नहीं सोचा होगा
मतलब उन्होंने अगर पार्टिसिपेट किया होगा तो भाई लोकल में थोड़े पॉपुलर हो जाएंगे, ये सोच के शायद किया होगा, फिर उनकी जो भी सोच रही हो, लेकिन इतनी पॉपुलर वो एकदम से हो गई, तो फिर उनका रिएक्शन कैसा था आपके प्रति? भाई देखिए, हमारा तो सबका प्रति सब में हमारा उनके प्रति सम्मान है। हाँ। उनका आपके प्रति है। हाँ। हमारा दायित्व तो जैसे हमने आपसे कहा कि न केवल कविता जो प्रथम स्थान पे लोकेंद्र आए उनका हाँ। भी, हाँ। तो हम दोनों को जब वो जीतने के बाद कार्यालय आए, फिर हमने मध्य प्रदेश में कई प्रमुख लोगों से उनको मिलवाया। हाँ। क्योंकि हमारे जैसे बताया ना, हम सिर्फ देने में विश्वास रखते हैं, लेते किससे? ईश्वर से। देते तुम्हें हैं, हाँ। लेते ईश्वर से। तो फिर हमने इन लोगों को आगे भी जहां मदद हुई, फिर बीच में हमने करीब 22 बुंदेली के कलाकारों को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के साथ हमने मिलवाया। बिंद के लोग हमारे पास आए, बोले भैया हम लोग तो हम इस बार मुख्यमंत्री जी के पास 8 लोग बिंद के भी ले गए। अच्छा। तो हम तो सोच पे काम करते। उन 30 लोगों को मिलवाने में हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, लेकिन हमारे बुंदेली के कलाकारों को पहचान मिले, सरकार उनको सहयोग करे, ये उद्देश्य है। इसीलिए जब मैंने अपने बुंदेली समागम के मंच पे मुख्यमंत्री जी आए तो सचिन चौधरी ने अपने यहाँ बुंदेली बौछार के लिए कुछ नहीं मांगा उनसे। सार्वजनिक तौर पर बुंदेली भाषा को संसद में उसकी आवाज उठाई जाए, विधानसभा में आवाज उठे, और भोपाल में बुंदेली भवन की स्थापना हो। मैं समाज के लिए मैंने कहा कि मुझे भी सब कुछ चाहिए, लेकिन तुमसे नहीं चाहिए, है ना। जो हमारे लोग हैं उनसे कुछ नहीं चाहिए, बिल्कुल चाहिए जिनसे है वो ईश्वर है। वो हमारे कर्म है जो हमें फल के रूप में कहीं ना कहीं देंगे। बिल्कुल। बुंदेली भाषा का उपयोग ना अभी तक, इसके बाद का तो नहीं पता, अभी तक मतलब अगर हम देखेंगे तो अश्लील गानों में, एक तरह से भोजपुरी में जो ट्रेंड चलता है ना, भोजपुरी में अभी आप ये सेम भोजपुरी का पैटर्न है, बुंदेली भाषा का भी उपयोग जो है, अपनी लैंग्वेज का उपयोग उस अश्लीलता के रूप में ज्यादातर किया जाता है, ये सोशल मीडिया पर गाने वगैरह या वीडियो वगैरह में। तो इसके प्रति आपका मतलब क्या? देखिए भैया, अपन तो आज 6 साल से अपन तो जिस लाइन को खींच रहे उसी को मिटा रहे। अपन इसी के खिलाफ इनडायरेक्ट मुहिम थी अपनी कि भाई अश्लीलता से आ रहा है, अपन अच्छी चीजें ले जाओ। तो अच्छी चीजें वायरल हो रही हैं, जैसे आपने कहा अगर दम कविता जी का गाना वायरल हुआ, तो ये तमाचा है ना उन लोगों के गाल पे, जो लोग अश्लील कहते कि हम व्यूज नहीं आते भैया, हमको ऐसा अच्छा डाल दो। सही बात। अब आए ना व्यूज, 50 करोड़ व्यूज पूरी दुनिया में अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आगर दम के, तो वो कविता की अपनी आवाज है, उसकी काबिलियत है, वो बुंदेली की ताकत है, बिल्कुल है कि नहीं है? तो वो तमाचा है। तो एक तो वो अपन अच्छा करके उनको कर रहा, दूसरा क्या है कि जो उन लोगों के प्रति लगातार मुहिम भी हम बीच में हमने छेड़ी भी थी नवरात्रि के समय, कि हमने सार्वजनिक पे लिखा था कि जो नवरात्रि के मंचों पे बुंदेली का अश्लील कराएगा उसको हम अश्लील शिरोमणि के खिताब से नवाजेंगे। उसके बाद करीब 13-14 कार्यक्रम कैंसिल हुए उन महानुभावों के। तो उनने इनडायरेक्ट हमारे पास कई मैसेज भी भिजवा के सचिन भैया को हमसे क्या बुराई है। हमने कहा आपसे कोई बुराई नहीं, आपके उस गायन से बुराई है। उस गायन में भी सबसे ज्यादा उस गायन का जो सोशल मीडिया पे आप प्रचार कर रहे हो उससे बुराई है। लेकिन समस्या क्या है कि उस मामले में कई बार अपन अकेले पड़ जाते, अकेले ऐसे पड़ जाते कि अपन जैसे ही करो तो आदमी फिर अपने खिलाफ ही इनडायरेक्ट मुहिम शुरू कर दे किसी और वजह से। सही बात। इसलिए वो थोड़ा सा है, लेकिन अगर उसमें 10-20-25 लोग समाज के साथ देंगे, और आज नहीं तो कल हम उसके खिलाफ, हमने जैसे बोल रखा है कि हम उसमें हाई कोर्ट जाएंगे उसमें, और चुन चुन के ऐसे लोगों के हम चैनल बंद करवाएंगे, क्योंकि हम इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जो कर रहे हैं आप यकीन मानिए, मैं तो अभी सार्वजनिक कह रहा हूं और डंके की चोट पे, जो अश्लील गायन और माँ बहन की गालियां ये सब उपयोग करते हैं गायन में, जे आप सार्वजनिक तौर पे स्वयं अपनी माँ को गाली दे रहे हो, अगर तुम्हारे बाप में दम हो, तुम में दम हो, तो तुम अपने परिवार, अपने बहन, अपने भाई, अपने बच्चों, अपनी भाभी के बीच वो गाने सुनाओ। तब हम माने उन आयोजकों को, तब हम माने उन गायकों को। आयोजकों से हमने कहा कि तुम में अगर दम है ना, तुम्हें अच्छे लग रहे, तुम कह रहे भैया अब तो आ रहे, चलाओ, तो अपने मोड़ा की गंता में बुलाओ, बिल्कुल 10 टोन में बुलाओ, अपनी बहन के ब्याह में अपने जीजा को, अपने ससुर को सुनवाओ, जनता को सुनवा रहे तुम अश्लील गाना। फिर कहो नहीं भैया वो तो जनता ऐसा सुनती, अच्छा सुनवा के तो देखो। सही बात। बता दो कौन से ऐसे कार्यक्रम है, अच्छे कार्यक्रम, पवन तिवारी जी, खनिज चौहान से लेके किसके कार्यक्रम में भीड़ नहीं पहुंच रही आज की तारीख बुंदेलखंड में? कितने गायक हैं, बिल्कुल कविता के कितने कार्यक्रम हो रहे पूरे बुंदेलखंड में। जब अच्छे गानों को सुनने वाले लोग हैं, तुम पहले उन्हें सुनवाओ नहीं, और फिर बोलो कि भैया वो तो जनता ऐसे ही सुनती है। तो ये सबसे प्रमुख गलती आयोजकों की है।
फिर गायकों की है। आप आयोजक बुलाएगा नहीं तो वो क्यों गाएगा? क्योंकि मौका दिया जा रहा है, इसलिए मौका का वो यूज कर और रहे हैं। आयोजक कह देगा भैया तुम्हें आने तो आने, शराफत के गाने सुनो, शराफत के गाने आप वही उसी आदमी, हम व्यक्ति से बुराई नहीं है। सही बात है, आप करो, बिल्कुल करो, लेकिन बुंदेली को बदनाम न करो, बुंदेली को बदनाम नहीं करो। उस पर तो अब जब जब जितनी हमारे पास शक्ति होगी, सामर्थ्य होगी, उतनी ताकत से उसका विरोध करेंगे। एक चीज और भैया, बुंदेली अपनी बोली को आपको नहीं लगता कि इसको स्कूल में भी पाठ्यक्रम के रूप में जोड़ा जाए? भाई देखो उसके लिए क्या है, उसकी एक पूरा फॉर्मेट है। फॉर्मेट ये कि बुंदेली का पूरा व्याकरण आपको इकट्ठा करना पड़ेगा। अभी यह बोली, बोलियों के पाठ्यक्रम नहीं होते, अच्छा, भाषाओं के पाठ्यक्रम होते हैं। हाँ। अब बोली से भाषा में दर्जा करने के लिए हर भाषा का एक अपना व्याकरण होता है, उसका एक पूरा फॉर्मेट होता है, वो भी है, लेकिन उसको एक पूरा कलेक्टिव होगा, फिर वो संविधान की 8वीं अनुसूची में जाएगा, फिर उसको भाषा का दर्जा, फिर उसमें पाठ्यक्रम जैसी चीजें आएंगी। तो हो सकता है, होना सब संभव है और है, मौजूद है। अब उस पर कलेक्शन पे काम करने की जरूरत है और मुखर रूप से आवाज उठाने की जरूरत है। और ये हमारा दुर्भाग्य रहा, इसको भी कोई दिक्कत नहीं है कि बुंदेलखंड को लेके तो बहुत आवाजें उठी, किसी ने अपने फायदे को उठाई, किसी ने जनता को। बुंदेली को लेकर देश के किसी राजनेता ने कभी आवाज नहीं उठाई बुंदेलखंड की आजादी के बाद से। आप एक राजनेता का नाम आप बताओ जिसने उठाई? बिल्कुल बिल्कुल। तो बुंदेली को लेकर कभी आवाज नहीं उठी, अपनी भाषा को लेकर कभी आवाज। भोजपुरी को लेकर आप जितने बता दो, भोजपुरी के 50 सांसदों ने संसद में गए। सही बात। यहाँ एक आध सांसद गए, उन्होंने चुपचाप से बस डल दिया, उसके बाद अगले दिन अपने कर दिया, अखबार में खबर छप गई कि सांसद जी ने मांग करी, खत्म हो गई। उसके कोई मुहिम बनाने का कभी प्रयास नहीं हुआ। अच्छा, बुंदेलखंड राज्य के बारे में आपका सोचत? अब ये कठिन सवाल है, फिर भी कठिन सवाल इसलिए है कि हमारी सोच जो है वो अभी हम उस पर जाहिर नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे कि हम जीवन में बड़े काम उसी दिन हाथ में लेंगे जिस दिन हमें लगेगा कि इसमें ताकत लगाने का समय आया है। अच्छा, आपके हिसाब से? अभी क्योंकि अभी जो परिस्थितियां में बुंदेलखंड राज्य की बात हो रही है वो बुंदेलखंड के लिए बहुत दुखद होने वाला है। अच्छा, जो अगर बुंदेलखंड कभी बनेगा, कभी बने तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को सामूहिक तौर पे जोड़ के बने। अभी जो चल रहा है कि उत्तर प्रदेश के 4 टुकड़े हो जाएंगे, बुंदेलखंड राज्य बन जाएगा, उसमें बुंदेलखंड अभी से और बदतर हालत में होगा। अच्छा, जो मेरा और इतनी पैदल यात्राएं चल रही हैं, समय समय पर चौराहों पर पैदल यात्रा ऐसी चल रही है, गाड़ी से उतरे, अब फिर वो बोलो तो मुर्जी लग जाए आदमी को, है ना। गाड़ी से उतरे, पान की दुकान में गए, बैठे, बोले पद यात्रा करे, ऐसी हो पद यात्रा। अच्छा, और दूसरा, एक जिले की पद यात्रा से बुंदेलखंड राज्य बन जाएगा? नहीं बनेगा। हम आलोचना इसलिए नहीं करते कि जो एक जिला भी चल रहा, हम नहीं चल पा रहे भैया, आप वो भी बहुत कर रहे हैं, हम कोई आलोचना नहीं कर रहे। सही बात, लेकिन विजन और कॉन्सेप्ट होना चाहिए ना। हमें मान लो हम बुंदेलखंड पे कोई काम कर रहे हैं तो बुंदेलखंड ले आओ तो सामने। तो आप मतलब एक मध्य प्रदेश के जिले और उत्तर प्रदेश के अगर कभी बने, अभी वो मैं तो एक्चुअल में बुंदेलखंड आज की तारीख में ना उसका समर्थक हूं, आज जो मैं समर्थन नहीं देते, ना उसका विरोध करता, क्योंकि अभी मुझे लगता है कि ये परिस्थिति नहीं आई है। अच्छा, उससे पहले मेरा ये मानना है हम, और दूसरी चीज कि मैं बुंदेलखंड पे काम नहीं करता हूं, मैं बुंदेली पे काम करता हूं। दो अलग अलग चीजें। बुंदेलखंड एक क्षेत्र है, बुंदेली 80 में थे। बिल्कुल, मेरा एक मानना ये है कि राज्य बनना और नहीं बनना ये सरकारों का विषय है। अभी मैं उस आंदोलन के ना प्लस में जुड़ रहा हूं ना माइनस में। जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, उनका स्वागत है। मेरा ये मानना है कि बुंदेली और बुंदेलखंड का डंका दिल्ली में, लखनऊ में, भोपाल में, दुनिया में बजे। एक राज्य जो बनेगा, उस राज्य की 50 प्रकार से पहले उसको लेके अध्ययन होता है। ठीक है, अध्ययन होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल। मान लो आपके शरीर के किसी अंग का ऑपरेशन करना है, बिना जांच के काट दोगे? नहीं काट देंगे, बिल्कुल काट दोगे। क्या पांव में फोड़ा होगा, पांव को काट दो, अलग कर लो, सही हो जाए। कैसे हो जाए? सही। उसको पहले आप एक्सरे करो, उसमें कौन सी एंटीबायोटिक, कौन सी बीमारी है, कौन सी दवाई लगे, पहले आप एक कोई बुंदेलखंड बन जाएगा तो नौकरी मिल जाएगी, बुंदेलखंड बन जाएगा तो कौन सी नौकरी मिल जाएगी, कौन सी मिल जाएगी, बताओगे कि नहीं बताओगे? सही है ना। बुंदेलखंड बन जाएगा तो हम सब, हमारा कोई युवा बेरोजगार नहीं रहेगा। छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी खत्म हो गई का? बिहार है नहीं, जो नए राज्य बने, बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में खत्म हो गई का? उत्तराखंड में खत्म हो गई का? झारखंड में खत्म हो गई? सही बात। बुंदेलखंड बन जाएगा तो संपन्नता आ जाएगी। भाई आप एक विजन, कोई भी व्यक्ति, हम जैसे कहते कोई कहे कि बुंदेलखंड राज्य बनना चाहिए, हम भी मान रहे कि बनना चाहिए, हम बिल्कुल विरोध हम कर नहीं, लेकिन वो पॉइंट पे तो आए बिल्कुल कि बुंदेलखंड राज्य की सीमा क्या होना चाहिए, पहले ये बताओ। क्या कोई बुंदेलखंड राज्य वाला जो है वो आज ये डंके की चोट पे बोल रहा है कि अगर मध्य प्रदेश के जिले उसमें शामिल नहीं होंगे तो हमें ये स्वीकार है? सही बात। बुंदेलखंड बन जाए, अपने एक जिला में घूमे आए, 4 दिन बुंदेलखंड में, ऐसे बनता राज्य?
राज्य के लिए हम, आप लोगों को शायद नहीं देखा होगा, तेलंगाना जब बना, तेलंगाना की लड़ाई चली 20-25 साल। और एक बार हमने देखा था कि तेलंगाना, मतलब अपनी आंखों से तालमेट में खड़े थे, होंगे सारी 16, 17, 18 साल, तेलंगाना राज्य की लड़ाई के लिए कम से कम 5000 4 व्हीलर तेलंगाना से दिल्ली गई, 5000 गाड़ियां, तब बनेगा ना। आप पहले आप कह रहे राज्य बने, आप निवाड़ी के आदमी से पूछो कि झांसी वाले के साथ आने को तैयार है कि नहीं, पूछा आपने? सही बात। पूछा? छतरपुर वाले से पूछा कि महोबा वालों के साथ आओगे कि नहीं आओगे? राज्य बन जाए, राज्य बन जाए, ऐसे नहीं बनते राज्य भाई। और बनेंगे भी तो आप, वो नहीं बनेगा जो बनना है। राज्य बन जाएगा कि जो उत्तर प्रदेश के 4 टुकड़े प्रयागराज से झांसी तक ले आओगे, प्रयागराज को पूरा मौज मिलेगा, झांसी फिर कोने में, ललितपुर फिर कोने में। बिल्कुल सही बात। आप पहले एक आप बनाओ, ब्लूप्रिंट बनाओ, सारे बुंदेलखंड के जो भी मांग कर रहे हैं कि साहब ये 18 जिले होंगे, ये 16 जिले होंगे, हमारा ये रेवेन्यू का सोर्स है, यहाँ से हमें ये रेवेन्यू आएगा, यहाँ हमारा पर्यटन का क्षेत्र होगा, ये राजधानी होगी, ये ऐसा सब, ये राजधानी, हम ये कॉन्सेप्ट दें और पूरा कॉन्सेप्ट केंद्र और प्रदेश की सरकारों को दें, तब बात करेगा। अब राज्य किसको चाहिए? जिसके पद खत्म हो रहे हैं, वैलिडिटी खत्म हो रही है, जब 2 महीना बाद तुम्हें हटा दो, राज्य बनाओ, राज्य बनाओ, पद मिल गया उसको, अपन 3 साल घरे बैठ गए। ऐसा स्वार्थ नहीं, जो करो ढंग, हम जैसे हम कह रहे हैं ना, हम जब हमें लगेगा हमें राज्य की बात करनी है, हम करेंगे डंके की चोट पे करेंगे कि ये अभी जो कर रहे हैं अच्छो कर रहे हैं, लेकिन उसको व्यवस्थित करें, कॉन्सेप्ट लोगों के बीच ला जाए। आप बताओ, अभी आप कवर कर रहे हैं, बिल्कुल बुंदेलखंड राज्य की झांसी में होती रहती है, जितने लोग हैं, किसी ने आज तक आपसे ये आपको इन सवालों पे बात करी नहीं करी? क्या राज्य बन जाएगा तो भैया अपन एक काम करेंगे, और राज्य में देखो ये होगा कि बढ़िया ये ऐसी यूनिवर्सिटी बन सकती है, अपना छतरपुर की ये खासियत है, टीकमगढ़ की ये खासियत है, ये किसी ने बात करी? बिल्कुल नहीं। महोबा की ये खासियत है, औरई की ये खासियत, बात ही नहीं करें। राज्य बनाओ, राज्य बनाओ, ऐसा नहीं होता। आप कॉन्सेप्ट लाओगे, देश राज्य बनना को हंसी खेल बात है, सही बात। राज्य बनेगा तो आप उसके लिए कॉन्सेप्ट हो। छत्तीसगढ़ वालों ने भाषा के आधार पर राज्य बनवाया, झारखंड में आदिवासियों भाषा के आधार पर, उत्तराखंड में पहाड़ी के नाम पर राज्य बनवाया, सही बात है ना। ऐसा नहीं बनवाया कि राज्य बना दो, राज्य बना दो। उन्होंने बताया कि हमारे पास टूरिज्म का ये सेंटर है बड़ा, पूरा उत्तराखंड टूरिज्म है, टूरिज्म के साथ हमारे पास नदियां हैं, हमारे पास शुद्ध पानी है जो वहीं से निकल रहा। तो उन्होंने उस आधार पर, छत्तीसगढ़ ने कहा कि हमारे पास पूरी आदिवासी बेल्ट की पूरी खनिज संपदा है, अनलिमिटेड, हम इस राज्य से बिजली। बुंदेलखंड के पास अभी ऐसा क्या है जिन पे आप कह दोगे कि ये राज्य बनेगा तो भाई केंद्र कितने दिन मदद करेगा? सही बात। राज्य के संसाधन कौन लाएगा? है बुंदेलखंड में, तो उन संसाधनों पर डिस्कशन तो हो, सही बात, कौन करेगा? और राज्य के बाद आज जो लोग शासन कर रहे हैं, हम तो खुल के कह रहे हैं, आज जो शासन कर रहे हैं, क्या वो कल भी और प्रभावी होंगे? आज का विधायक कल का मंत्री होगा, होगा ना? बिल्कुल। तो आज वो विधायक बन के अपने शहर के लिए क्या कर रहा है? करेक्ट। उनके हाथ में और बड़ी ताकत सौंप दो जो आदि निपटा रहे। सही बात है ना? तो उनके हाथ में हम और बड़ी ताकत सौंप दें। तो आप उस पूरे विजन के साथ आओ। दुनिया में राज्य, छोटे राज्य बहुत अच्छे होते हैं, दुनिया में बुंदेलखंड राज्य भी सबकी चाहत है, हमारी भी चाहत है कि बने, लेकिन ऐसी जो जिस परिपाटी से बन रहा है, इसमें सिर्फ लोगों के निजी स्वार्थ हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। हमसे 2-3 लोगों ने कहा, नाम फिर नहीं ले रहे हैं, कि यार सचिन भाई तुम बुंदेलखंड राज्य की लड़ाई को आगे बढ़ाओ। हमने कहा तुम्हारा मोड़ा विधायक है, उनको इस्तीफा दो, आकर ले आओ मैदान में, तुम मौज करो सरकार में, तुम मौज करो सरकार में, और जब तुम्हें लगे कि यार सरकार में तुम्हारी नहीं चल रही, तो राज्य को ले आओ आगे। जो तो तुम्हारा स्वार्थ है ना, इसमें बुंदेलखंड का कहां स्वार्थ? बुंदेलखंड की जनता से पूछो ना कि क्या चाहिए उनको। आप एक जनमत सर्वे कराओ, आपको लगता है कि इन 10 जिलों में का राज्य बनना चाहिए, 10 जिलों में आप बढ़िया सर्वे कराओ कि भैया ये जिले में के लोग बताएं कि हमें राज्य चाहिए कि नहीं चाहिए, उनको बताओ, उनको सिखाओ, उनसे पूछे, इसके बाद होगा। नहीं तो बस जैसे नारे चल रहे तो चल रहे। अच्छा सचिन जी, बुंदेली बौछार को जैसा हमें पता है कि दमोह से डेनमार्क तक देखा जाता है, और उस पर शोध भी हुए हैं। अभी कई पत्रिकाओं ने टॉप 20 में आपको सम्मिलित किया, देश में, पूरे देश की बात कर रहा हूं। तो अभी इसका आगे का क्या विजन है? मतलब किस तरीके से आप इसको और आगे ले जाए? अगर कुछ आपका ब्लूप्रिंट तैयार हो गया, अब आपको 2 साल बाद, 5 साल बाद अचीव करना है, 10 साल बाद अचीव करना है, क्या पूरा टारगेट है आपका? बस नदी की तरह बहते जाना है, सिर्फ अगले 2-3 महीने तक के प्लान, बस। कोई अचीवमेंट, कुछ हासिल नहीं करना है, कुछ हमारे लक्ष्य नहीं है, कुछ नहीं है, मनमौजी। जो हो जाएगा सो हो जाएगा, और जहां रुक जाएगा सो रुक जाएगा, ऑटोमेटिक चलना है, मतलब सब
स्वतः जैसे लोग कहेंगे, जैसा सपोर्ट मिलेगा, जैसे लोगों के बीच में सुझाव आएंगे तो प्लस माइनस करते रहते हैं। कोई भी लक्ष्य ना उसको बहुत बड़े चैनल बनाने का लक्ष्य, ना बहुत बड़ा OTT बनाने का लक्ष्य, ना देश का बहुत बड़ा आदमी बनने का लक्ष्य, ना 100 करोड़ कमाने का, कोई लक्ष्य विहीन। लक्ष्य है 3-3 महीने का, जैसे अभी है कब तक का, 30 जनवरी तक का बुंदेली क्रिकेट लीग। फरवरी में क्या करेंगे, फरवरी में फिर सोचेंगे। कोई डिसीजन नहीं है, कोई डिसाइड नहीं, बस सिर्फ 31 जनवरी तक का चार्ट है अपने पास, के 27 जनवरी तक क्रिकेट लीग करेंगे, 28 जनवरी को भोपाल जाएंगे, 3 दिन फोन बंद करके सो जाएंगे। अच्छा। इतना लक्ष्य है फरवरी में देखा जाए तो कुल मिला के अभी तक बुंदेली बौछार ऐसी चली आई है और ऐसे ही आगे जाएगी। ऐसे ही आगे जाएगी। अच्छा, ये बुंदेली क्रिकेट लीग जो है, इसको आप किस तरीके से कर रहे हैं? क्योंकि इसमें मुझे लग रहा है कि हमारे युवाओं को, जो खिलाड़ी हैं क्रिकेट के, उनको एक बड़ा अवसर मिल सकता है। जैसे बुंदेली समागम से आपके कलाकार निकले हैं, बुंदेली क्रिकेट लीग से शायद बड़े बड़े क्रिकेटर भी निकले जो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा अमूमन हमारे युवाओं को। तो इसमें कैसे, मतलब क्या है, क्या कॉन्सेप्ट है इसका? मूल रूप से तो जैसे मैंने बताया, बुंदेली और क्रिकेट का ये जोड़ है। और बुंदेलखंड और आसपास की लगभग 48 विधानसभाओं की टीमें उसमें उतर रही। विधानसभा स्तर का ये टूर्नामेंट है, एक विधानसभा उतर रही है। 4 लाख रुपए इसमें फर्स्ट प्राइज है। अच्छा। 2.5 लाख रुपए हमें लगता है कि अपने एरिया का सबसे महंगा बिल्कुल फर्स्ट प्राइज वाला टूर्नामेंट, और 2.5 लाख रुपए सेकंड प्राइज है। और 48 टीमें इसमें हैं। 48 टीम कितने दिन तक चलेगा? 17 दिन 10 ओवर के मैच से शुरू होगा। और इसके पीछे लक्ष्य ये है कि क्रिकेट एक ऐसी चीज है जो युवाओं को बहुत तेजी से जोड़ती है, क्योंकि समाज का हर वर्ग अपने साथ जुड़े वो हो। इसमें बुंदेली फ्लेवर भी रहेगा, बुंदेली में कमेंट्री भी होगी, देखा हमने। चीयर लीडर्स की जगह इसमें राय नृत्य होगा। अच्छा। रमतूला से खिलाड़ियों का स्वागत होगा, तो बुंदेली फ्लेवर भी रहेगा। और दूसरी चीज, बस हमने जैसे बताया बहुत दिन से मन में था कि एक खेल वाले सेगमेंट पे भी जाना है, तो ये क्रिकेट पे है। और अगर कभी कोई और भी होगा, हमने बता, हम कोई किसी भी चीज को लेके बाध्य नहीं है। अगर हमें लगेगा कि अगली बार अपन को गिल्ली डंडा कराएं, गिल्ली डंडा करा दे, हॉकी लगेगा हॉकी करा दे। कुल मिला के ये है कि लोगों को जोड़ना, जैसे हमने बताया ना कि इस टूर्नामेंट में झांसी की भी टीमें खेल रही जिले की। अच्छा। ललितपुर जिले की भी है, मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड की भी है, रायसेन की है, विदिशा, नरसिंहपुर, अशोकनगर की भी टीमें। तो लोगों का आपस में जुड़ाव रहे। और ये जुड़ाव क्या होता है, ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी ताकत। बिल्कुल। आज के दौर में तोड़ने वाले तो बहुत हैं, जोड़ने वाले लोग बचे ही नहीं। सही बात। तो आज ईश्वर ने अपन को इतना ताकत दे दी और लोगों का इतना प्रेम हो गया कि हम 10-20 जिलों के लोगों को एक पंच पे जोड़ लेते हैं। हम बोलते तो उनको लग रहा है आज ईमानदार भाव से कर रहा होगा, जुड़ जाओ। किसी से 2 बार नहीं बोलनी पड़ती। सही बात। तो हम फिर उस ताकत का इस्तेमाल करते हैं कि ये ताकत प्रेम की ताकत है। तो आप इसमें देखेंगे कि मतलब अब बाकी तो और खुलासा अब 17 तारीख को होगा कि मतलब उस 48 जो लोग आएंगे, जिनकी टीमें आएंगी, वो इतने बड़े बड़े लोग एक मंच पे बैठेंगे जो जीवन में अगल बगल नहीं बैठे होंगे। अच्छा। एक मंच पे मिलेंगे आप। वो एक ही फील्ड के होंगे, जैसे पॉलिटिक्स की बात करें, या फिर अलग अलग फील्ड के? किसी भी फील्ड के, एक ही फील्ड के संभवतः। अच्छा। और वो मतलब उस लेवल से उस पे मूल कहानी है कि एक, जैसे आपने कहा ना कि बुंदेलखंड ये है बुंदेलखंड। जब आप अगल बगल बिठाओ तो बिठाओगे, विचारों को आदान प्रदान करोगे, चीजें करोगे, एक दूसरे से संवाद करोगे, आउटपुट निकलेगा। अब बांदा के आदमी को दमोह का आदमी पहचानता नहीं, तुम कह दो कि बुंदेलखंड राज्य बना दो, कैसे बना दो? पहले अपन अगल बगल बैठो, बातचीत करो, संवाद होगा, आपस में व्यापार खोलेंगे, रास्ते खोलेंगे, एक दूसरे से रिश्तेदारियां होंगी, एक दूसरे क्षेत्र में संवाद होगा, तब कोई बड़ी चीज आप ले पाओगे। कितनी लोगों की टीम काम कर रही है बुंदेली क्रिकेट लीग को संपन्न करने के लिए? अभी तो भैया अपन अकेले थे शुरुआत में। और बाकी अभी सागर जिले में अपनी करीब 10-12 लोगों की एक कोर टीम बन गई है। और इसके बाद अब एक विस्तारित करीब 25-30 लोगों की टीम, चुकी तो 17 दिन का। तो आप पर्सनली टीमें जोड़ रहे हैं, कोई तरीका है इसमें रजिस्ट्रेशन करने का? नहीं, इसमें हम सीधा हम ही संपर्क कर रहे हैं। अच्छा। हमारे जितने भी मित्र परिचित हैं उनसे संपर्क कर रहे हैं कि वो, चूंकि क्या है पहला आयोजन है, तो हमारे लिए सही बात है। अगर हम टीमें ओपन कर देंगे तो हम फोन ही ना उठा पाएंगे। तो हम उसमें क्या कर रहे हैं कि टीमें, पहले हम एक व्यक्ति चुन रहे हैं जो उस टीम का ओनर होगा, फिर वो अपने लेवल पे टीमें लाएगा। बिल्कुल। तो ऐसी 48 टीमें अपनी उसमें 17 दिन तक पूरा ही चलेगा। 17 दिन चलेगा पूरा। बहुत बढ़िया। आप इतना मतलब बुंदेली समागम के बाद एक नया कॉन्सेप्ट है, बुंदेली क्रिकेट लीग लेकर आए। वास्तविकता में एक बड़ा काम है, और ये होता है असली बुंदेली प्यार,
क्योंकि इससे हमारे युवाओं को अवसर मिलेगा। ये आप मानो ना मानो, आपको शायद ना लग रहा हो, लेकिन मुझे लग रहा है ये बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है युवाओं के लिए। कमेंट्री का हमने अभी से ऑडिशन शुरू कर दिया। हाँ, देखा ये मैंने। भी एक नई चीज है कि कमेंट्री के ऑडिशन आ रहे हैं। नए लोग जो कमेंट्री करना चाहते हैं उनको हम इस ऑडिशन के जरिए हम अवसर देने वाले हैं। वो भी बुंदेली भाषा में, बुंदेली बोली में कमेंट्री होगी। तो आप सोचो कितना रोचक रहेगा यार, कि अभी हम कमेंट्री सुनते हैं, हाउ आर यू, व्हाट इज हैपनिंग, दिस इज जस्ट सेक्स, ऐसा सुनते हैं, और ज्यादातर हिंदी में अगर तो वो नॉर्मल हिंदी में, लेकिन बुंदेली में जब कमेंट्री सुनेंगे तो एक अलग ही मजा आएगा। और ये सिर्फ सचिन भैया ही कर सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा इवेंट और इस भाषा में और इस तरीके से, क्योंकि रमतूला के साथ स्वागत होगा बताया, तो एक अलग ही लेवल का वो है जो है देखने को मिलेगा। खैर भैया, अभी हमने देखा कि आप थाईलैंड गए थे ट्रिप पे। अब थोड़ी माहौल वैसा बनाया, सीरियस बात, टॉपिक पर बहुत ज्यादा बात हो गई। थाईलैंड आप ट्रिप पे गए थे। पहली बात तो थाईलैंड गए आप परिवार के संग में। हमने देखो सोशल मीडिया पे आदमी ने आपको ट्रोली भी करो था चीज के काजे, थाईलैंड परिवार के संग। तो आपने जवाब तो आपको लिखो तो हमने पढ़ लो तो, लेकिन थाईलैंड अमूमन जो है आदमी ये बोलता है कि भाई हम अकेले जाएंगे, ऐसा आप परिवार के साथ क्यों गए? और देखो, एक तो क्या है कि जीवन में सुख और दुख सिर्फ परिवार के साथ बांटने चाहिए। सुख भी और दुख भी। बताओ क्यों? क्योंकि दुख आप जैसी बाहर के आदमी के साथ बांटोगे तो वो मजाक उड़ाएगा, और सुख बांटोगे तो जलेगा। बिल्कुल। तो जो भी बांटो अपने परिवार के साथ बांटो। तो हम जहां भी घूमने जाते हैं हम कभी अकेले नहीं जाते। अच्छा। हम परिवार के साथ जाते। काम से जाओगे तो? काम से जाएंगे तो अलग बात है। घूमने अगर गए 200 किलोमीटर भी गए तो भी परिवार के साथ जाते हैं। दूसरा, थाईलैंड का वैसा ये है कि चूंकि थाईलैंड इस दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों में एक है। अपन जब गए, अपन तो पढ़े लिखे आदमी, लेकिन उसका नजरिया भैया अलग होना। हम बता रहे, वो नजरिए प्यार है कि वो जो जगह है वो दुनिया की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। और भारत के सबसे इकोनॉमिक देशों में से एक है। कि जैसे भारत के आदमी को कहीं जाना है तो सस्ते में, जब अपन तो मध्यम वर्गीय आदमी तो अपन भैया सस्ती ढूंढत के कितने जाने विदेश और कहाँ जाए। नेपाल हुई आए तो 2014 में और का जो तो अपन ने ढूंढा, तो उसमें पूरी रिसर्च करी। रिसर्च में ये है कि थाईलैंड सुंदर है, अपेक्षाकृत बड़े दूसरे देशों के मुकाबले सस्ता है, इसलिए परिवार के साथ गए थे। अब इसमें जो दूसरा पक्ष है, दूसरा पक्ष केवल उन लोगों का है जिनने एक दूसरे से सुना है, जिनने थोड़ा सा गूगल भी कर लिया, उसको अलग चीज समझ में आएगी। थाईलैंड के बारे में मतलब मौखिक तौर पर पहली बार बता रहे, लिखा हमने। थाईलैंड के 4 बड़े शहर हैं, फुकेट, करावी, बैंकॉक और पटाया। सिर्फ पटाया एक जो शहर है वो उन्होंने सेक्स टूरिज्म के तौर पर डेवलप किया है। और उसमें ये है कि वहां सेक्स टूरिज्म में ऐसा नहीं है कि चलते फिरते जो सब चीजें हो रही है, वो 1-2 बाजार हैं बस, बाकी शहर सामान्य होता है। वहां क्या है कि सेक्स जो है वो जो चीज है वो लीगल है। बस अपने भारत जैसा नहीं, भारत में दुनिया में कहीं नहीं। अच्छा। सिर्फ थाईलैंड में कि आप किसी के साथ सहमति से सेक्स कर रहे हैं तो वो लीगल है। सिर्फ इतनी सी बात है। बाकी कहीं करोगे असहमत तो वो इलीगल की से, अगर आप शादीशुदा नहीं हो या रिलेशन में नहीं हो ऑफिशियल, तो वो इलीगल है। वहां लीगल है। आप 2 लोग सहमति से कुछ भी कर सकते हैं। इतना सा बस फर्क है, बाकी कुछ फर्क नहीं है। 1-2 बाजार है, तो जैसे वहां के बाजार हैं ऐसी गलियां हर शहर भारत में, बिल्कुल हर बड़े शहर में मिल जाएंगी, जो रेड लाइट एरिया, बिल्कुल सिर्फ वैसे बाजार है, बाकी सब कुछ सामान्य है। और उस पटाया शहर के अलावा बैंकॉक, फुकेट और करावी में तो ये भी नहीं है। अच्छा। वहां बिल्कुल जैसा एक बहुत खूबसूरत सा एक देश होता है वैसा है। और जो उसका समुद्री इलाका है फुकेट और करावी, वो दुनिया के सबसे सुंदर समुद्रों में से एक है, सबसे खूबसूरत समुद्रों में से एक है, और अपने लिए बाकी देशों के मुकाबले सस्ता है। ये उसके चुनाव का वजह था। और रही बात बाकी, तो पढ़े लिखे लोग हैं। सही बात। अपन अगर इस मिथ्या में अगर अपन ही रहेंगे, है ना, कि यार ऐसा और ऐसा, तो वो तो अपन ने जैसा बोलो, हम आपको बोले तो आपको ये बात समझ में आएगी। और हम कहीं आ होते तो बड़े मजा है, तो आप अगले आदमी को ये बात, सही ये बात सुनी सुनाई बात जो है लोग बोलते, सुनी सुनाई और देखी देखी। एक बस एक आखिरी किसी की छोटी बात पे बंद करता है कि सुनी सुनाई और आंखों देखी, ये बातें भी झूठ हो जाती कैसे होती है। एक छोटा सा उदाहरण बता रहे हैं आपको, 2 उदाहरण है। एक आदमी जो है अपनी पत्नी की कब्र पे पंखा झुला रहा हो, तो पंखा लोगों को लगे कि यार देखो जो कितनों
हाँ। प्रेम करत कितना आंखों देखी झूठ बात कैसी झूठ होती है। हाँ। लोगों को लगे कि देखो कितना प्रेम करते। आप हाँ। पत्नी मर गई, पप्पू की कब्र पे पंखा जला रहा हूँ। हाँ। उसे पूछी भैया तुम काय पंखा जला रहे हो? हाँ। बोले वो पत्नी वसीयत में लिख गई जब तक हमारी कब्र नहीं सूखे जब तक तुम दूसरा ब्याह नहीं कर पाओ प्रॉपर्टी नहीं मिले। तो जो हो गई आंखों देखी। एक कानों सुनी बात कैसी झूठ होती है। एक आदमी दुकान पे गया, बोले भैया आधा किलो लाल मिर्च दियो। दुकानदार पीछे चल रहा, हरी मिर्च ले आना। उन्हें कहा लाल मिर्च चाहने भैया। उन्हें भाव दे रहा है, बोले हरी मिर्च ले आना। तो उन्हें कहा भैया काय भैया हम लाल मांग रहे हैं। अरे बोले लाल यार नौकर को नाम हरी है। तो ये कानों बात है। आंखों देखी कानों सुनी बातें अलग होती हैं। अच्छाई और बुराई दुनिया के हर देश में है और सही बात साबित हमारी आंखें हैं, नजर का खेल नहीं है, नजरिए का खेल है। तुम्हें अच्छो देखने अच्छो देख लो, बुरा देखने बुरा देख लो। तो अपन अच्छो देख लो। और दूसरी एक आखिरी बात इसकी कि हमें हमारी ट्रिप में उतने 80 साल तक के बुजुर्ग भारतीय मिले, जो आदमी कद के सपरिवार ट्रिप के ट्रिप आदमी कहते केवल जवान जो अपने जो उत्तर भारत की जो मतलब आपस में एक दूसरे की बात। गुजरात के लोग दिवाली के बाद हम कहते हैं गुजरात में दिवाली के बाद व्यापार बंद रहता है 15 दिन कंप्लीट। तो पूरे के पूरे परिवार मतलब 3-3 पीढ़ियां साथ में थाईलैंड जाते हैं। पूरा गुजरात 3-3 पीढ़ियां बताओ। तो वो आपको नजरिया है। तो ट्रोल वोल को अपन को कोई असर नहीं पड़ता। पापा में कहाँ कंट्रोल करना। अच्छा एक चीज और, बुंदेलखंड मतलब बुंदेली में आप थाईलैंड में वहां पे ब्लॉगिंग कर रहे थे और हमने मैम को भी देखा, भाभी जी को कि वो भी बढ़िया ब्लॉगिंग कलिंदो खा रही है समुद्र किनारे। कलिंदो आपने वायरल कर दो, लाखन में व्यू चले गए कलिंदे में जाके पीछे की काका मतलब वहां पे भी आपने बुंदेली को प्रमोट करा ही दो। हमने बताया हम अपने में जियत। झोला लेके आप एक पोर्स गाड़ी के शोरूम के बाहर खड़े, बोले देखो झोला लेके हम गाड़ी खरीद भी आए। अपन अपने में जिया मौज है, मस्ती करो। मौज मतलब कि आपको आत्म संतुष्टि किसमें मिलती है। बिल्कुल जीवन में आज बुंदेली बौछार की सफलता का इकलौता सबसे बड़ा कारण है कि ये काम में ये मेरे मन का काम है। इसके पहले जीवन में मैंने मजबूरी के काम किए। सही बात। 14 साल पॉइंट है। 5-6 साल मैं अपने मन का काम करता हूँ। मैं जहां हूं मेरी बुंदेली वहां है, परिवार वहां है, बस हमारा जीवन वहां है और क्या करने। तो भाभी जी को भी मतलब वो इतना तगड़ा वायरल भाव, आपको तो पता ही है भैया आप ही चला रहे, तो वो वायरल को कहाँ असर भाव मतलब हमने सुनी कि अब शायद सीईओ बनाए। सीईओ नहीं, अब वो तो एक सीईओ का तो अपन मतलब चूंकि ऐसी सोशल मीडिया पे चर्चा है, लेकिन अब चूंकि जैसे अब समय हो गया है कि चीजें हमारी बहुत बढ़ गई हैं, समय है तो अब पढ़ी लिखी हैं अपने झांसी की हैं और MSW हमसे ज्यादा पढ़ी, हमने डिप्लोमा हमने डिग्री है बुंदेली बोले ही लेती। तो अब बस अब साथ में हाथ बटाएंगी। अच्छा। और पद तो काय को सीईओ MD सब भी अपन चाकरी मालिक। सही बात है जी। तो कुल मिला के अब सब बढ़िया चल रहा हूँ। सब बुंदेली खुआर और बुंदेली बौछार को अपने आप ही आगे जाने, अपने आप जाने, सबके प्यार से जाने, सबके सहयोग से जाने। और हमें पता है कि जितने हम करत हैं उससे ज्यादा अब लोग उनमें प्यार और सहयोग देते हैं। सो हमें लगत के और एक और आखिरी बात बस ऊपर सब खत्म कर रहे कि लोग कत के इसे महान का तो महान नहीं है। जीवन में कछु ऐसो करके जाओ कि इस धरती पे सब कुछ जीवन मिले को 40 साल 50 साल 60 साल 70 साल पैदा हो रहे, ब्याह कर रहे, मोड़ी मोड़ा पैदा कर रहे, मर रहे, जो तो सब कर रहे। तो इस धरती पे अगर 84 लाख यूनियन के बाद को भगवान ने तुम्हें इंसान को जन्म दो, तो इस धरती पे कछु ऐसो करके जाओ कि जब आप मरो तो ऊ के बाद कम से कम उतने साल लोग याद रखें जितने साल तुमने इस धरती पे बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। अपना लक्ष्य और कोई लक्ष्य नहीं। धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा सचिन जी से पूरा डिस्कशन हुआ, पूरा एक टॉपिक पर बड़ी बारीकी से बात हुई और मजा आ गया। उम्मीद है कि आप लोगों को भी मजा आया होगा। कोई लास्ट मैसेज जो हमारे बुंदेलियों को आप देना चाहते हो बुंदेली भाषा बुंदेली बोली को लेकर, तो जरूर कहिए। भैया एक तो आपको बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले आपको पहले पॉडकास्ट में हम आए और तीसरी आंख जो है वो अभी तक शंकर जी की सुनी थी अपन ने, तो आज जो है पहली बार तीसरी आंख के से भी साक्षात दर्शन है। और भगवान भोलेनाथ की और शंकर जी की कृपा भी आप पे खूब बनी रहे। और दर्शकन के लाने भैया कछु नहीं, सिर्फ अपनी मिट्टी अपनी बोली से प्यार करो। दुनिया में अंग्रेजी भी हमारे मोनी मन को 4 भाषाएं सिखाई हमने, बुंदेली, हिंदी, अंग्रेजी और फ्रेंच। 4 भाषाएं सीखे। बुंदेली बोलवावे को मतलब जो नहीं है कि हमें बुंदेली के परिवेश में पूरी तरीके से ढाल देने। अपनी जड़ों को नहीं भूलो। आप भारत में हो, दुनिया में हो, अंग्रेजी भी सीखो, हिंदी भी सीखो, फ्रेंच भी सीखो, रसियन भी सीखो, जो भाषा सब सीखो। अपनी माँ अपनी मिट्टी अपने जड़ों से जी नगर में आप पैदा भय, जी जिला में पैदा भय, जी प्रदेश में, जी देश में, उस सबसे प्यार करो। इतनी सी बात जाओ। अपनी संस्कृति को लेकर सिर्फ गर्व करो। दुनिया में
सिर्फ एक बात है कि अगर आप अपनी संस्कृति पे स्वयं शर्म करो तो दुनिया तो थू थू घर में घूम ही रही। तो आप अपनी माटी, अपनी संस्कृति, अपने परिवार पे गर्व करो। परिवार गरीब हो, अमीर हो, संघर्ष को हो, कौन भी हो, आपकी कौन भी चीज कमजोर भी हो, घर की चीज, लेकिन ऊपर हमेशा गर्व करो, शर्म नहीं करो। आप गर्व करो तो एक दिन पूरी दुनिया गर्व करे, जैसे अब दुनिया बुंदेली पे गर्व कर रही है। तो भैया राम राम नमस्कार। और हमें तो चिंता हुई, नाम है हमारा सचिन चौधरी, और अब तीसरी आपको जो इन्हें तो लंबा पॉडकास्ट तो हम बोलत बोलत हपा गए है ना। सो बस इनको जो है बढ़िया शेयर करो और इनको भी बढ़िया फॉलो करो, सब्सक्राइब करो। बुंदेलखंड में जितने भी युवा लोग हैं जो भी बुंदेलखंड में काम कर रहे हैं, तो हमसे जब जो बन पड़े, हम हमेशा सबके संगे हैं और सबके संगे हैं, मतलब बिना कोनो सोच विचार के जो हमसे अधिकतम हुई है हम सबके संगे हैं। राम राम राम। सचिन जी की है कहानी आपको कैसी लगी, सचिन जी का स्ट्रगल आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और इससे आपको क्या सीख मिली ये भी जरूर बताना, और बुंदेली को लेकर आपके क्या विचार हैं इसको लेकर भी आप अपने कमेंट, अपने विचार जरूर जो है कमेंट बॉक्स में लिखें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जो बुंदेली लाल हमारे हैं सचिन जी, इनके बारे में इतने विस्तार से किसी को जानकारी नहीं थी, जो कि आज पॉडकास्ट में इतनी जानकारी आप लोगों को मिली है। तो उम्मीद है कि आप लोग शेयर जरूर करेंगे। चलिए ऐसे ही अगला पॉडकास्ट आपको जल्द ही मिलेगा। हमें सपोर्ट कीजिए, हमें फॉलो कीजिए, हमें यूट्यूब पर सपोर्ट कीजिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के जय हिंद, जय भारत, जय बुंदेलखंड।